और सुलक्षणा एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। बहुत प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। सुशील, ये क्या कर रहे हो? गिर जाओगे। अरे सुलक्षणा, तुम्हारे लिए फूल तोड़ रहा था। तुमने तो कहा था तुम्हें ये वाले फूल अच्छे लग रहे हैं। हाँ मैंने कहा था, पर इसका ये मतलब थोड़ी तुम इतना रिस्क लोगे। चलो अब जल्दी से ऊपर आ जाओ। आता हूँ, तुम टेंशन मत लो। हाँ सुशील, आराम से। मेरी गलती है, मुझे तुम्हें बोलना ही नहीं चाहिए था। सुलक्षणा, हम लोग हनीमून पर आए और तुम खामखा गुस्सा कर रही हो। और नहीं तो क्या, तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे बाबा, मुझे कुछ नहीं होता, तुम खामखा टेंशन ले रही थी। ये तो मेरा प्यार है। तो लाओ फिर, दे दो मुझे अपना प्यार। ये लीजिए मोहतरमा। बस 10 दिन हुए थे हमारी शादी को। हम अपने हनीमून पे इतने खुश थे कि क्या बताऊं। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो सुशील मेरे लिए नहीं करता। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। सुलक्षणा, तुम्हारी जान की खातिर अगर मैं अपनी जान लगा दूं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बताओ मुझे। देख लो, बाद में मुकर मत जाना। अरे बाबा, एक बार बोल कर तो देखो। तो ठीक है, मुझे तुमसे एक गाना सुनना है। ना बाबा ना, गाना वाना मुझे नहीं आता। प्लीज ना, सिर्फ एक गाना। सुलक्षणा, गाना नहीं आता है मुझे, मैं तो बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ। हाँ मत गाओ, अभी तो कोई कह रहा था जो मैं बोलूंगी सब पूरा होगा। नाराज मत हो, बताओ कौन सा गाना सुनना है तुम्हें। ठीक है, मुझे गेरुआ सुनना है। गेरुआ? हाँ। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये हनीमून कभी खत्म ही ना हो। पर इस हनीमून का एक सरप्राइज बाकी था। सुशील जो करने वाला था वो दरअसल सरप्राइज नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक बनने वाला था। मैंने जो हसीन सपने देखे थे, वही सपने मेरी जिंदगी का एक डरावना सच बनने जा रहे थे। तुम कल रात से ही मुझसे बात नहीं कर रहे हो। बोलो ना, क्या हुआ? मुझे ऐसे वापस क्यों ले आए? सुशील, बोलो ना, आखिर हुआ क्या है? एक बार बोला ना, बिजनेस का टेंशन है। बार बार पूछ के मेरा दिमाग मत खराब करो। देखो, मुझे पता है बिजनेस की कोई टेंशन नहीं है। मुझसे कोई गलती हुई है क्या? सुशील, बताओ ना, क्या हुआ? सुलक्षणा, सुलक्षणा, अरे सुन तो, तुम लोग इतनी जल्दी वापस आ गए? तुम तो बहुत दिन के लिए गए थे ना? क्या हुआ? अरे सुलक्षणा सुन तो, क्या हुआ? सुलक्षणा, सुलक्षणा, तू इतनी जल्दी कैसे? सुलक्षणा, सुशील? अच्छा जीजा जी, मैं चलती हूँ। सुशील, सुशील, तुम तो 8-10 दिन के बाद में आने वाले थे। क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे आ गए? सुलक्षणा, काय हुई हो? यशोदा, क्या बात हुई? सुशील बाहर से ही चला गया? वो कुछ नहीं, कह रहा था कि कोई जरूरी काम है इसीलिए वो निकल गया। अच्छा। सुलक्षणा, सुलक्षणा, काय हुआ बेटा? झगड़ा हुआ बेटा? नानी, झगड़ा तो तब होगा ना जब हमारी कोई बात होगी। कल रात से पता नहीं क्या हुआ है उन्हें, कि उन्होंने मुझसे बात करनी ही बंद कर दी। तू चिंता मत कर बेटा, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगी। ठीक हो जाएगा सब, चिंता मत कर।
वो ऐसी कौन सी घड़ी होती है जब इंसान अपनी जिंदगी से इतना हारा हुआ महसूस करता है कि अपनी ही सांसों को अल्प विराम देने का फैसला कर लेता है? आत्महत्या। इस फैसले को लेने से पहले शायद इंसान का दिमाग और उसकी सोच उस चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं जिसके बाद उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। उसके अंदर की समझ मर जाती है और वो जिंदगी और मौत के बीच का फर्क भुला देता है। शायद ऐसा ही कुछ सुशील के साथ हुआ था। सुलक्षणा के प्यार के रंग में रंगे सुशील ने तो मानो दूसरा जन्म ले लिया था सुलक्षणा से शादी करके। तो फिर ऐसा क्या हुआ था उनके हनीमून पर जिससे सुशील इतना हतोत्साहित हो गया कि उसने अपनी जान ही ले ली? क्या बिजनेस की परेशानी इतनी बड़ी हो सकती है कि उसके मुकाबले बाकी की सारी खुशियां इतनी फीकी पड़ जाएं कि जीने की चाह ही खत्म हो जाए? क्या ये बात यकीन कर लेने वाली थी कि सुलक्षणा को सुशील की मनस्थिति का जरा सा भी अंदाजा नहीं था? इस केस में सुशील अपने पीछे छोड़ गया था कई सवाल जिनके जवाब पाना आसान नहीं था। आखिर क्यों की थी सुशील ने आत्महत्या? कल तक इतनी अच्छी चल रही जिंदगी को अचानक ऐसा क्या धक्का लगा था कि जिसके बाद सांसों ने उम्मीद का दामन ही छोड़ दिया? सुलक्षणा जी, क्या वजह थी जो 10 दिन के हनीमून को बीच में कैंसिल कर सुशील ने आपको आपके मैके छोड़ा और उसके बाद ये सब? सर, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब हम हनीमून से जयपुर लौटे तो उसकी एक रात पहले ही होटल रूम में, तुम जाओ ना, मैं आज नहीं खाऊंगी, ये देखो मैंने पेट दर्द की दवाई भी ले ली है, थोड़ी देर में सो जाऊंगी और फिर होश भी नहीं रहेगा कि तुम यहाँ हो या नहीं। पर मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? तुमने कहा था ना जैसा मैं बोलूंगी तुम वैसा करोगे, तो अब मेरी बात मानो, जाओ खाओ पियो और घूम के आ जाओ। लेकिन सुलक्षणा, देखो तुम्हें मेरी कसम, अब मेरी बात मानो और जाओ। ठीक है बाबा, जैसा तुम कहो, और अपना ख्याल रखना, ठीक है? is currently busy on another line. The number you have called is currently busy on another line. उनका फ़ोन बिजी जा रहा था। मैंने पूरे होटल में उन्हें ढूंढा और जब मैं स्विमिंग एरिया में पहुंची। अरे एक बार बोला ना, मुझे बात नहीं करनी है, बार बार फोन करके परेशान मत करो। सुशील, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? बोलो सुशील। सुशील, 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 क्या हुआ? बताओ तो सही, बात क्या है? सुशील, सुशील, बोलिए ना। सुशील, ये बैग्स क्यों पैक करके रखे हैं? जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने होटल वालों को बोल दिया है, हम आज ही चेकआउट कर रहे हैं, वापस जाना है। पर सुशील, हमें आया अभी तो। सुशील। यशोदा जी, आप ही थी सुशील की मौत से पहले जिससे उसकी आखिरी बार बातचीत हुई थी। क्या बातचीत हुई थी? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ नहीं पता साहब, जाने से पहले उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने हनीमून के प्लान को बीच में ही क्यों कैंसिल कर दिया, तो उन्होंने कहा, सुशील तुम तो 8-10 दिन के बाद में आने वाले थे, क्या हुआ इतनी जल्दी कैसे आ गए? कुछ पर्सनल रीजन की वजह से प्लान कैंसिल करना पड़ा। मैं सुलक्षणा को लेने जल्दी वापस आऊंगा। वो झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। माँ बेटी सब झूठ बोल रहे हैं। उसने जरूर मेरे बेटे से हनीमून पे झगड़ा किया होगा। अरे मेरा बेटा तो उसे बहुत पसंद करता था, उस पे जान छिड़कता था वो, इसीलिए तो उसे ये झगड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने। जी सर, मैं और भैया पहुंच ही रहे हैं। जी सर। भैया ये पार्टी तो बहुत बड़ी है और मैंने तो सोच भी लिया कि इनको कौन सी वाली जमीन दिखानी है। बस भैया ये डील हो जाए तो मजा आ जाएगा। चलो भैया चलते हैं और ये डील फाइनल करते हैं। एक काम कर,
डील तू फाइनल कर दे, आज मैं नहीं आ सकता। नहीं आ सकते? तो फिर इतने सजज के कहाँ जा रहे हैं आप? अरे सुशील बेटा, अरे तुम दोनों अभी तक गए नहीं? अरे अरे ये इतना सारा सामान ये किसने दिया? माँ दिया नहीं, मैंने लिया है सुलक्षणा और उसकी फैमिली वालों के लिए। पर उसे क्या जरूरत है? भैया वैसे भी पिछले 6 महीनों से हमारे बिजनेस में कोई खास प्रॉफिट नहीं हो रहा, और अब ये सब कुछ फिजूल खर्चे, क्या मतलब है इनका? अब तू मुझे सिखाएगा कहाँ खर्च करना फिजूल खर्चे और कहाँ नहीं। अपने काम से मतलब रख। हाँ, आजकल काम से मतलब तो सिर्फ मुझे ही है, आपका मतलब तो कहीं और ही है। सुशील बेटा, बेटा बात तो सुन। माँ क्या गलत किया मैंने? दिन रात मेहनत करके सब कुछ खड़ा किया। अरे भाई नहीं, बाप की तरह पीछे खड़ा रहा। इतने सालों के बाद क्या मेरा इतना सा भी अधिकार नहीं कि मैं अपनी मर्जी से कुछ कर सकूं? अरे वो बात नहीं है बेटा, पर तू ये भी तो देख कि तू आखिर क्या करने की सोच रहा है। अरे कुछ पता भी है तुझे? 23 बरस की है वो लड़की और तू 36 बरस का। अरे अब तक तो लड़के ही लड़कियों को रिजेक्ट करते आए हैं, पर सुना है कि ये लड़की तो न जाने अब तक कितने लड़के देख चुकी है और रिजेक्ट कर चुकी है, और पढ़ाई लिखाई में भी तुझसे ज्यादा अच्छी है ना, और सुंदर भी है। बेटा तू समझ नहीं रहा है सुशील, अरे वो लोग तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। माँ मैं सब समझ रहा हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। आप एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। प्यार करता हूँ सुलक्षणा से और उसे पाकर रहूंगा। और उस दिन जब उस लड़की ने मेरे बेटे को शादी के लिए हाँ कह दिया तो मेरा बेटा इतना खुश था कि जैसे उसे दुनिया की सबसे प्यारी चीज मिल गई हो। माँ, हाँ माँ ये लो मिठाई खाओ। मिठाई? मैंने कहा था ना माँ, मैं हार मानने वालों में से नहीं। सुलक्षणा ने शादी के लिए हाँ बोल दिया है, और हाँ माँ, शादी की डेट भी जल्दी से फिक्स करनी है। माँ जी मैं अंदर काम खत्म करके आ जाऊँ? अरे काम बाद में खत्म करना, पहले तू मिठाई खा। और हाँ, मेरी शादी में आना भूलना मत, पूरी फैमिली के साथ आना। हाँ साहब जी। चलो भैया। अरे माँ क्या सोचने लगी तू खुश नहीं है इस बात से? अरे उसने तो उन लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। 3 लाख रुपए देकर उसने तो उनकी वो जमीन भी छुड़वाई जिसका उनका कोर्ट में केस चल रहा था। अरे उसके प्यार में पागल था मेरा बेटा, दीवानों की तरह चाहता था उसको, और उसने मेरे बेटे का सिर्फ इस्तेमाल किया। हाँ सर, जब से वो लड़की भैया की जिंदगी में आई, भैया का बिजनेस वगैरह हर चीज से ध्यान हट गया था। दिन रात उसी की बातें। विनोद, सुलक्षणा ने हमें बताया कि उस रात सुशील की फोन पर किसी से बात हो रही थी, वो रो भी रहा था। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो फोन तुमने किया था सुशील को? हाँ सर, कॉल मैंने ही किया था, ये पूछने के लिए कि हमारे क्लाइंट मलिक साहब को कौन सी जमीन दिखानी है, लेकिन भैया तो बात करना ही नहीं चाह रहे थे। वो बार बार यही बोल रहे थे कि मुझे बात नहीं करनी। तो मुझे लगा कि भैया और भाभी का झगड़ा हो गया होगा, और शायद इसी वजह से भैया अपसेट होंगे। मम्मी जी सुनिए तो। चुप, एकदम चुप, अब एक और शब्द भी नहीं। अरे अब सुनने सुनाने को क्या रह गया है? मनूस कहीं की। अरे आज तेरी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। अरे तूने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। किस बात का बदला लिया है तूने? कुलच्छनी कहीं की। आंटी जी, जो आप बोल रही हैं वो जरा सोच समझ के बोलिए। वरुण, बड़ों से कैसे बात करते, तमीज नहीं है क्या? चुपचाप निकल अब यहाँ से। विनोद क्या बोल रहा है? तमीज से बात कर। सही बोल रहा हूँ मैं। चुप रहे। छोड़ो, चुप हो जाओ। सुलक्षणा क्या हुआ? क्या पूछा उन लोगों ने? रंजना, तुझे चिंता करने की जरूरत ना है, जाओ यहाँ से। पर मम्मी, एक शब्द भी नहीं, तुझे बोलने का कोई हक नहीं। चल मेरे साथ, चल मैं बताती हूँ तुझे। तो मम्मी हुआ क्या? मम्मी छोड़ो। अरे
ये तू काय कर रही है? अरे सही कहा था इसकी सास ने, मनहूस है ये मनहूस। शादी होते ही खा गई अपने पति को। पानी इसका भाई को काहे गलती? माँ था, ना ही बोलो तो ठीक रहेगा, और जब तक मैं ना बोलूं ना कोई इसे इस कमरे में से नहीं निकालेगा। हाँ मम्मी। सर समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मामला है क्या। सुलक्षणा के मुताबिक सुशील का मूड उस फोन कॉल के पहले तक बिल्कुल ठीक था, बल्कि फोन कॉल के दौरान उसका मूड खराब हुआ। दूसरी ओर सुशील के भाई का कहना है कि सुशील का मूड उस फोन कॉल के पहले से खराब था। उसे तो ये भी लगता है कि सुलक्षणा और सुशील के बीच कुछ हुआ होगा। सर ये सब लोग एक दूसरे को दोषी साबित करने में लगे हुए हैं सर। एक काम करो अभिमन्यु, 2 टीम्स को रेडी करो। एक टीम को उस होटल में भेजो सुशील और सुलक्षणा के बारे में पता करने के लिए, और खास तौर से यह पता करने के लिए कि उन दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था या नहीं। दूसरी टीम को सुशील और उसके घर वालों के आसपास पूछताछ के लिए भेजो। उससे जुड़ी हर बात को खोद निकालो, यहां तक कि उसके बैंक डिटेल्स भी। उसके बारे में हर बात जानना बेहद जरूरी है अभिमन्यु। यस सर। सुशील की शादी के बारे में क्या जानते हो? सर हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी शादी भी होगी। उसका रंग और उम्र देखकर तो कोई भी लड़की उसे मना कर देती, मगर इन सब के बीच भी उसे मिली तो 23 साल की सुलक्षणा। समझ में नहीं आता साहब उसने किसी और से शादी क्यों नहीं की। एक्सक्यूज मी। जी जी आपके पड़ोसी थे सुशील, आप उनकी शादी के बारे में कुछ जानकारी दे सकती हैं? सुशील का परिवार इस शादी से कभी खुश नहीं था। शादी में किसी ने एक झूठी स्माइल तक नहीं दी। देखा कितनी अच्छी कार है। इस कार से अच्छा कंफर्ट तो किसी कार का हो ही नहीं सकता। पर भैया कार की जरूरत क्या थी? अगर यही पैसा हम बिजनेस में लगाते तो हमें कुछ फायदा भी होता। पहले हम अपने ऑफिस को गिरवी रख चुके हैं, और अब ये कार। तो क्या करूं? खटारा सेकंड हैंड बाइक खरीदूं, उस पर घुमाऊं सुलक्षणा को? तेरे मुंह से कभी कोई अच्छी बात निकल ही नहीं सकती। सुशील भैया सुलक्षणा भाभी को रानी बना के रखना चाहते थे। उनके मुंह से कोई बात निकली नहीं कि वो झट से पूरी हो जाती थी। घर का सारा काम तो मेरे जिम्मे था। उन्हें तो बस कमरे में आराम करने के लिए बोला था सुशील भैया ने। अरुण सर, सुशील के बारे में कुछ बताओगे? सर सुशील साहब और विनोद साहब शादी से पहले दोनों ऑफिस आया जाया करते थे, लेकिन बाद में विनोद साहब ने ऑफिस में आना जाना बंद कर दिया। क्यों? सर मैंने सुना था विनोद साहब खुद का कुछ शुरू करने वाले थे, और सच कहूँ तो सुशील साहब की शादी के बाद सुशील साहब का ऑफिस में आना जाना एकदम कम हो गया था। कभी आते भी तो 2 या 4 घंटे में वापस घर चले जाते। अरे सुलक्षणा तुम टेंशन मत लो, ऑफिस का काम तो चलता ही रहेगा। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं घर पे आ रहा हूँ। आज मैं तुम्हें वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन कॉफी पिलाऊंगा, और हाँ उसके बाद हम एक अच्छी सी मूवी देखने चलेंगे, ठीक है? ओके। इसके अलावा कुछ और? नहीं सर, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। सर सुशील के बैंक खातों से काफ़ी बातें पता चली हैं सर। काफ़ी सारा पैसा सुलक्षणा और उसके घर वालों के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है सर। और सर उसकी वो लोन वाली बात भी सच निकली। सुशील ने अपने ऑफिस के कागज गिरवी रख के लोन लिया था, और वो पैसा उसने अपनी शादी और हनीमून पे खर्च कर दिया। पर सर इन सबके बावजूद सुशील के पास 2 ज़मीनें और थी। उससे उसके भाई ने अपना हिस्सा भी ले लिया था, क्योंकि उसे अपना नया बिजनेस शुरू करना था। बेसिकली सर सुशील के सारे क्लाइंट्स अब उसके भाई के ही पास हैं। अभिमन्यु, सुशील की शादी के बाद इसके परिवार में बदलाव तो आया, रिश्ते बदले, लोगों का अंदाज बदला, उनकी मर्जी भी बदल गई। मर्जी इस शादी के ना होने की। दोनों भाइयों का अलग अलग होना इनके आपसी दरार को दिखाता है। वैसे सुशील ने काफी कुछ गंवा देने के बावजूद भी 2-2 जमीनें संभाल के रखी थी, जो किसी के भी मन में लालच पैदा कर सकती हैं। कहीं यही वजह तो नहीं उसकी मौत की? इस हिसाब से तो एक लंबी प्लानिंग लगती है सर। इस मर्डर में इस परिवार का ही अगर कोई है तो उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। एक काम करो, पूरी फैमिली पर नजर रखो, कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाओ उनके। यस सर। सर रंजना तो किसी काम से बाहर गई। वैसे सुलक्षणा के पति के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। सुलक्षणा और रंजना में तो बचपन से ही गहरी दोस्ती है। दोनों एक साथ पढ़ी लिखी, खेली कूदी, दोनों बिल्कुल बहनें जैसी हैं सर। एक बात बताइए, ये सुशील और सुलक्षणा की शादी कैसे हुई? दोनों की एज में 13 साल का डिफरेंस था। सुलक्षणा देखने में अच्छी भी दिखती थी। आप लोगों को उन दोनों की शादी से कोई हैरत नहीं हुई? पता नहीं मम्मी, इस सुलक्षणा को क्या हो गया है। आपको वो लड़का देखना चाहिए था, इतना क्यूट और हैंडसम था, फिर भी मना कर दिया। और आपको पता है उस सुशील को हाँ कर दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आता इसे किस पागल कुत्ते ने काटा है।
जानकर हैरत तो बहुत हुई थी सर, और आज तक हम भी समझ नहीं पाए कि सुलक्षणा ने इतने अच्छे अच्छे रिश्तों को ठुकराकर सुशील से ही शादी क्यों की। सर मुझे पता चला था कि सुलक्षणा आईएएस बनना चाहती थी, उसकी दोस्त रंजना ने ही बताया था मुझे, लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि उसकी शादी किसी बड़े उम्र वाले आदमी से हो गई। कुछ नहीं, बस वो पैसों का चक्कर होगा। अब लव मैरिज तो थी नहीं जो उसे कुछ दिखाई ना देता। वो सुशील रोज चक्कर काटता था इस घर के। अरे उसका भाई वरुण, उसके बारे में तो बात ही क्या करना, मुझे रंजना ने बताया था एक बार उसके बारे में। पता है भाभी, सुलक्षणा ने उस लड़के को भी मना कर दिया। डॉक्टर था, डॉक्टर, वो इतना क्यूट और हैंडसम। सच्ची? हाँ नहीं तो। सुलक्षणा की पूरी फैमिली परेशान है, बस उस वरुण को छोड़ के। रंजना, तुमसे कुछ पूछना था। जी सर। तुम सुलक्षणा की काफी अच्छी दोस्त हो ना? जी सर। घबरा मत, जो ये पूछे उनका जवाब दे दे। ये वरुण और सुलक्षणा में कैसी बनती थी? दरअसल सर वरुण। ये क्या है तेरी मार्कशीट में? शर्म नहीं आती तुझे? अरे अपनी बहन सुलक्षणा को देख, कभी भी 80-90% से कम नहीं आए उसके, और एक तू फिर फेल हो गया। मम्मी, मम्मी, ये देखो, एक और ट्रॉफी। ये देखो, मैं खो-खो में एक और ट्रॉफी जीत गई। अरे वाह, तुझे एक और ट्रॉफी मिल गई। हाँ मम्मी। देखना पूरे घर में तेरे जीते हुए ट्रॉफी और मेडल्स लगे हुए होंगे। मम्मी, 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 ये मेरे बैट को ऐसे बाहर क्यों निकाल फेंका है आपने? तो क्या करती है इस कचरे को बटोर कर? अरे शुक्र मना कि मैंने रोड पर नहीं फेंका है, और जो ट्रॉफी तुझे जीत कर लानी चाहिए वो सुलक्षणा लेकर आ रही है। अरे कभी तो कोई एक ऐसा काम जिंदगी में कर दे जो मेरा सर फक्र से ऊंचा उठ सके। क्या उसने फिर से शादी के लिए मना कर दिया? मम्मी, उसे क्या लगता है कि कोई राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे चढ़ के उसके लिए? और मम्मी, आपने भी ना उसे सर पे चढ़ा रखा है। तो तुझे क्या तकलीफ है? उसकी अपनी जिंदगी है, वो चाहे जो मर्जी करे, और कम से कम वो तेरी जैसी नहीं है जिसे आवारागर्दी करने से फुर्सत ना मिले। अरे नहीं नहीं यार, उसकी शादी तय नहीं हुई। अरे लड़का डॉक्टर है तो क्या हुआ, सुलक्षणा ने फिर से मना कर दिया। अरे देख लेना, एक दिन उसे सबक जरूर मिलेगा। किसी बेवकूफ से जिस दिन शादी हो जाएगी ना, तब मजा आएगा। वैसे सर, क्या इन सब बातों से आपको कोई हेल्प मिलेगी? हाँ बिल्कुल। सर वैसे सुशील ने आत्महत्या की क्यों? इन्हीं जवाबों के लिए तो सबसे सवाल कर रहे हैं हम। एक काम करो, ये वरुण के दोस्त जय को थाने बुलाओ, जो दिन थाने आया था, उसी से ये स्टोरी कंफर्म करते हैं। जी सर। हाँ सर, मैंने देखा था घर के बाहर, रंजना सुशील से बात कर रही थी। ज़्यादा तो कुछ पता नहीं सर, घर में आते जाते इतना सुना था कि सुशील बहुत अच्छा लड़का था। पहले तो सुलक्षणा ने उससे भी शादी करने के लिए मना कर दिया, जैसे कि वो हर किसी के साथ करती थी, पर वरुण और नानी के बहुत समझाने के बाद फिर वो शादी के लिए मानी। सिर्फ समझाने से मान गई? ऐसी कौन सी वजह थी जो उसने शादी के लिए हाँ कर दी? सुशील जितना सुलक्षणा के लिए कर रहा था साहब, उतना और कोई नहीं करता। मेरा मतलब शादी होने से पहले ही इतना सब कुछ, पैसे वगैरह की भी कोई कमी नहीं होने देता था साहब। शायद यही वजह रही होगी कि सुलक्षणा ने उससे शादी करने के लिए हाँ बोली। और वरुण को इतना मतलब नहीं था साहब इन चीज़ों से, वो तो इसके बारे में बात भी बहुत कम करता था। हाँ सर, एक बात उसे हमेशा खटकती थी कि सुलक्षणा लड़की होने के बावजूद भी उससे हर काम में आगे थी, और लोग उसकी ज़्यादा तारीफ करते थे। अक्सर देखा गया है कि जब भाइयों के बीच में बिजनेस आ जाता है तो वो भाई कम और बिजनेस राइवल ज्यादा बन जाते हैं। और यहां तो ना सिर्फ सुशील और उसके भाइयों के बीच में बिजनेस राइवलरी थी, बल्कि वो लोग सुशील से इस बात के लिए भी नाराज थे कि सुशील सुलक्षणा और उसके परिवार पर अपनी सारी कमाई अंधाधुंध खर्च कर रहा था। तो क्या सुशील की आत्महत्या के पीछे भाइयों के बीच की ये कड़वाहट थी, या फिर ये मामला कुछ और ही था? वहीं सुलक्षणा का व्यक्तित्व भी कम पहेलीनुमा नहीं था। इतने अच्छे रिश्तों को ठुकराने के बाद उसने अपने से कई साल बड़े सुशील को ही हाँ क्यों की? आखिर क्या कारण था इस बेमेल शादी के पीछे? उसके परिवार की भलाई या फिर उसका अपना कोई स्वार्थ? परत दर परत इस केस में कई बातें सामने आ रही थी।
सुशील की मौत की गुत्थी जितनी पेचीदा थी, उससे कहीं ज्यादा मजबूत हौसलों के साथ पुलिस इस केस को सॉल्व करने में लगी थी। यशोदा जी, आपने हमें यह क्यों नहीं बताया कि सुशील की मौत से ठीक पहले रंजना की भी उससे बात हुई थी? सर, इतना बड़ा हादसा हो गया, ऐसे में ये छोटी बात मुझे कैसे याद रहती? यशोदा जी, किसी आदमी की मौत हुई है, आपके लिए ये छोटी सी बात हमारे लिए बहुत बड़ी हो सकती है। क्या अभी भी कोई ऐसी छोटी बात है जो बताना बाकी रह गई हो? नहीं सर। रंजना, तुमने हमें सब कुछ बताया, पर यह क्यों नहीं बताया कि सुशील के जाने के ठीक पहले तुम्हारी उससे कुछ बात हुई थी? क्या बात? ये बात मैंने जानबूझ के नहीं छुपाई सर। दरअसल मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि ये बात मैं आपको बताऊं। क्या हुआ? अरे सुलक्षणा सुन तो, क्या हुआ? सुलक्षणा, क्या हुआ? आप लोग इतना जल्दी वापस आ गए? कुछ हुआ है आप दोनों के बीच? कोई बात है? नहीं, वो मुझे कुछ पर्सनल काम थे, इसलिए थोड़ा जल्दी आना पड़ा। बस सर, इतनी ही बात हुई थी। इस लड़की को देखकर लगता नहीं ये हमें सब कुछ सच सच बता रही है। इसकी जरूर सुशील से कुछ और भी बात हुई होगी जो ये हमसे छुपा रही है। सर, उस होटल में सर हमने सबसे पूछताछ की। सुशील और सुलक्षणा के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ था, वो दोनों काफी खुश थे। सर, उनकी 7 दिन की बुकिंग थी, लेकिन सर ये 3 दिन में वापस आ गए। नानी, प्लीज ये ताला खुलवाइए ना, सुलक्षणा को बाहर निकालिए। आप बात कीजिए आंटी से, आपकी बात वो जरूर मानेंगी। यशोदा हमारी बात भी नहीं मान रही है। रंजना, अच्छा होगा कि तुम अपने घर चली जाओ। लेकिन आंटी, अगर उसे अंदर कुछ हो, कुछ नहीं होगा उसे, जाओ। और वैसे भी तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी लेकिन कुछ नहीं, जाओ अपने घर, जाओ। सुलक्षणा, 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 रंजना, रंजना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने आई हूँ। हाँ रंजना, प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरा दम घुटता है इस घर में, मैं मर जाऊंगी यहाँ। प्लीज प्लीज किसी भी तरह मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। मैंने आंटी से भी बात की थी, पर वो नहीं मानी। दरवाजे पे भी ताला लगा है, यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है निकलना। आंटी भी होंगी, और ये खिड़की में भी ग्रिल लगी है। प्लीज कुछ तो करो। तो परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। भाई साहब, आंटी छोड़िए ना। चुप। क्या बात है? क्या बात है भाभी जी? काबू में रखिए रंजना को और समझा दीजिए इसे कि औरों की जिंदगी में ज्यादा दखल ना दे। अब की बार तो मैंने प्यार से समझा दिया है, आगे नहीं समझाऊंगी। क्या बात है रंजना? आधी रात को क्या तमाशा लगा रखा है? पापा, मैं तो सिर्फ सुलक्षणा की मदद करने गई थी। मुझे नहीं पता आंटी ऐसा क्यों कर रही है, क्यों सुलक्षणा को ऐसे कैद करके रखा हुआ है।
अरे यशोदा, यो तू काहे कर रही है? अरे ब्याह छोरी पर हाथ उठा रही है। माता चुप रहो। और तेरी हिम्मत कैसे हुई है सब सोचने की? हाँ, जब तक मैं ना चाहूँ तू कहीं नहीं जाएगी। मम्मी क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? छोड़ो सब, बहुत ज्यादा हो गया। तू समझाएगा मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? चलो चलो निकलो यहाँ से। मम्मी प्लीज मुझे, तू खड़ी रही यहाँ पर और मर यहीं पर। सुशील की आत्महत्या के बाद यशोदा का सुलक्षणा को कमरे में बंद कर देना और उस पर सख्ती बरतना अपने आप में एक रहस्य था, क्योंकि सुलक्षणा जिस परिस्थिति से गुजर रही थी, ऐसे में तो यशोदा को उसकी सबसे बड़ी हमदर्द बनकर सामने आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या यशोदा सुलक्षणा को ही सुशील की मौत का जिम्मेदार मान रही थी, या फिर उसका सच में ऐसा मानना था कि उसकी बेटी मनहूस है? ये तो जाहिर था कि यशोदा का बर्ताव इस ओर इशारा कर रहा था कि वो बाकियों से कुछ ना कुछ तो ज्यादा जानती थी। दूसरी तरफ रंजना, जिसका व्यक्तित्व इधर की बात उधर करने वाली एक पड़ोसन की तरह से सामने आया था, वो अब क्यों सुलक्षणा की व्यथा पर पसीज रही थी? क्या ये सच में रंजना की एक ईमानदार कोशिश थी अपने दोस्त को आजाद करवाने की, या ये सब कुछ वो सुलक्षणा के प्रति अपने अपराध बोध को मिटाने के लिए कर रही थी, या फिर सुलक्षणा को आजाद करवाना उसकी कोई मजबूरी थी? सर, मुझे आपको कुछ बताना है। अभिमन्यु, तारा खोलो। सुलक्षणा, अब तुम्हें कमरे में कैद रहने की कोई जरूरत नहीं, तुम बाहर आ सकती हो। आओ, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं। आओ। हमारी बच्ची, रानी, हमारी बच्ची। और यशोदा जी, आप क्या चल रहा है ये सब? किसी को कमरे में इस तरह से कैद रखने का मतलब जानती हैं आप? माँ, सुलक्षणा कटी है। मार्केट गई है, महाराज पूछ के गई है। यशोदा, तू कहाँ चली? अरे सुन तो यशोदा। सुने मन की करे। नानी ले आई सब्जी में। ले आई बेटा। और सोनू को फोन कर दिया? अरे भूल गई मैं तो। फोन कहाँ गया मेरा? अंदर देखती हूँ। काहे ढूंढे बेटा? नानी, मेरा फोन नहीं मिल रहा है और मुझे याद भी नहीं आ रहा है मैं साथ में लेकर गई भी थी या नहीं। नानी, पूरे घर में ढूंढ चुकी हूँ, कहीं भी नहीं मिल रहा है मेरा फोन। एक काम कर, इसे लगा के देख ले, घर में होएगा तो मिल जाए। हाँ। नानी, मेरा फोन तो बिजी जा रहा है।
इसका मतलब किसी ने चुरा लिया। नानी, मेरे सारे कांटेक्ट नंबर उसी में थे। अरे बेटा चिंता मत करे, मैं नया दिवा दूंगी। पर नानी, नंबर थोड़ी वापस आएंगे। ये बात तो है बेटा। साहब, यशोदा दोपहर में घर से बाहर निकली थी, अब तक नहीं लौटी। कुछ बता के नहीं गई? वो कहाँ जा रही हैं? नहीं साहब, कुछ बता के नहीं गई। अपने घर के आसपास और रिश्तेदारों वगैरह से पूछा आपने? हो सकता है किसी के यहाँ चली गई हो। सर हमने हर जगह पूछताछ की, उनके बारे में पूछा, फोन भी किया, पर सर मम्मी का कोई अता पता नहीं चला। प्लीज सर, जल्दी से मम्मी को ढूंढ दीजिए। हम सबसे पहले उनकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करते हैं। सर हमने यशोदा जी को हर जगह तलाश किया पर उनका कुछ पता नहीं है सर, किसी ने उनको नहीं देखा। कॉल रिकॉर्ड सर ये रहे, पर इसमें भी कुछ खास नहीं है सर। और तो और जब मैंने मोबाइल की लोकेशन पता की तो पता चला कि यशोदा जी अपना मोबाइल घर से लेके निकली नहीं है सर। क्या? हाँ सर इसके अलावा मैंने घर के और भी लोगों की कॉल डिटेल्स निकाली तो वरुण तो ठीक लगा सर, और नानी के पास फ़ोन है ही नहीं। पर सर इस सुलक्षणा के नंबर पर 2 अलग अलग नंबर से फ़ोन आया था, और वो भी 2 अलग अलग जगह से। कितने बजे किए गए थे ये कॉल? सर यशोदा जी के गायब होने से कोई 1 घंटा पहले, करीब 2 बजे। हेलो सुलक्षणा, इंस्पेक्टर मीणा है। सर, मम्मी का कुछ पता चला? कहाँ है वो? अभी तो नहीं पता चला, लेकिन हम जल्दी ही उन्हें ढूंढ लेंगे। सुलक्षणा एक बात बताओ, कल करीब 2 बजे तुम्हारे फोन पर 2 अलग अलग नंबर से कॉल आए थे, किसके थे वो कॉल्स? कल? लेकिन कल तो मेरा फोन गुम गया था, और शायद 2 बजे के पहले ही गुम गया था सर। क्या? अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फौरन इन नंबर्स को ट्रेस करो, पता करो ये नंबर किसके हैं। इस औरत को यहाँ देखा है? याद करो, 2 दिन पहले आई थी यहाँ। भाई साहब, 15-20 मिनट पहले किसी ने आपके यहाँ से फ़ोन किया था क्या? हर रोज या तो हजारों लोग आते जाते हैं, तो किसका ध्यान रखें? पर भाई साहब, 15-20 मिनट पहले का तो याद रहता है ना कि कौन कौन आया था। क्या बात हो गई बहन जी? नहीं, ठीक है। हाँ सर, यहाँ आई थी, वो काफ़ी देर तक खड़ी थी और परेशान लग रही थी, फिर वो चली गई। ये नंबर तुम्हारे पीसी होगा? हाँ, ये मेरा ही नंबर है। पर क्या हुआ सर? इनको पहचानते? 2 दिन पहले आई थी। हाँ साहब, आई थी और यहीं खड़ी थी, बहुत देर तक खड़ी थी। जब मैं उन्हें उसको जाने के लिए बोला तो उसने पूछा यहाँ कोई लड़की आई थी। मैंने कहा यहाँ तो बहुत लोग आते हैं, किस किस का ध्यान रखूँगा। पता नहीं किसका इंतजार कर रही थी। आधे घंटे तक खड़ी रही और फिर चली गई। हाँ बोलो। सर हमने हर जगह पूछताछ की है सर, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई बड़ी चालाकी से सुलक्षणा के लिए जाल बिछा रहा है। कोई चाहता था कि वो उन फोन बूथ्स पर आए, क्योंकि ये सारे फोन बूथ्स एक ही एरिया में। क्या कोई सुलक्षणा के साथ कुछ करना चाहता था और यशोदा फंस गई? ये सब कौन कर रहा है साहब? वो सब हम पता कर लेंगे मासा, आप बस इतना बताइए कि सुलक्षणा कहाँ है इस वक्त? वो रंजना के घर गई है। रंजना क्या है? जी हाँ। ठीक है मासा, चलो। जी सुलक्षणा कहाँ है? जी सुलक्षणा तो यहाँ आई नहीं। आपकी बेटी रंजना? रंजना तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने गई है, अभी तक नहीं आई। आप उसे फौरन फोन पे मेरी बात कराइए। क्या बात है सर? आप फोन तो कीजिए। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। सर उसका मोबाइल तो स्विच ऑफ है। उस घर पे फोन लगाइए जहां वो पढ़ाने गई है। हेलो, जी रंजना से बात करा दीजिए, मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ। क्या हुआ? सर वो तो वहां नहीं पहुंची। सर आखिर आप मुझे भी तो बताइए, आखिर हुआ क्या है? देखिए सुलक्षणा अपने घर से यहाँ नहीं पहुंची, रंजना वहां पढ़ाने नहीं गई है, कुछ तो प्रॉब्लम है। आखिर ये दोनों गई कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों साथ में कहीं गई हो? नहीं सर, अगर ऐसा कुछ होता तो रंजना मुझे जरूर बताती सर।
कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों भी कहीं यशोदा की तरह गायब हो गई हो? कहाँ चली गई मेरी रंजना? और वो सुलक्षणा के साथ क्यों भागेगी? कहाँ गए होंगे ये दोनों? यशोदा ने बहुत गलत किया सुलक्षणा के साथ। आखिर सुशील के मौत में सुलक्षणा का कहाँ दोष? मैं कहती रही पर यशोदा ने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब कहाँ ढूंढने जाऊँ अपनी बच्ची को? और यशोदा का भी कोई पता नहीं। आपको क्या लगता है, क्या कोई ऐसा है जिसकी यशोदा जी से कोई दुश्मनी हो? मुझे नहीं मालूम साहब, आप तो बस मेरी बच्ची और यशोदा को ढूंढ दीजिए साहब, यशोदा को ढूंढ दीजिए। सर मम्मी की अगर किसी से नहीं बनती थी तो बस मेरी बहन सुलक्षणा से। क्या हुआ मम्मी? लगी ना कोई भी काम को इतना भारी क्यों बना देती है? कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती तू? हर चीज में इतनी पनौती लगाने की क्या जरूरत है? कोई भी काम को अगर तू नहीं करना चाहती है तो जाकर चुपचाप से कमरे में बैठ जा। कम से कम तेरी मनुष्य शक्ल तो देखनी नहीं पड़ेगी। क्या हो गया, क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं आप? अच्छा, बड़ी तरफदारी कर रहा है तू इसकी, और वैसा तो तेरी इससे बिल्कुल नहीं बनती है, और आज तेरे को बड़ा भाईचारा सूझ रहा है। अरे तुम दोनों तो मुझे पागल करके छोड़ोगे। मम्मी और दीदी दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सोते थे, पर सब कुछ इतना जल्दी बदलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। सुलक्षणा भाग गई या उसका जो कुछ भी है मुझे नहीं मतलब उससे। सर पर मेरी मम्मी को ढूंढ दिया सर, प्लीज सर। अभिमन्यु, इस वरुण के बारे में अच्छे से जानना होगा हमें, तभी इसकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। सर वरुण के बारे में सबसे अच्छे से उसका दोस्त यही बता सकता है सर। तो उठा ना उसको थाने, देखने क्या है उसके पास बताने के लिए। यस सर। और उसके दोस्तों को दिखाया। क्यों रहा था? ये एक मिला बाकी भागे। क्यों गए? क्यों रहा था? अबे भाग क्यों रहा था साहब को देख के? हमने तो तुझे पूछताछ के लिए बुलाया। वो साहब जुआ खेल रहा था ना, तो लगा साहब उसके लिए पकड़ने आए। अच्छा एक बात बता, हमने सुना है वरुण बहुत खुश हुआ करता था अपनी बहन के रिश्ते टूटने पर। और क्या पियोगे? अरे बोलो यार, दिल खोल के बोलो, आज तो सारे ब्रांड है अपने पास। क्या बात है वरुण, आज कोई लॉटरी लगी है क्या? डॉक्टर याद है क्या, जो दीदी को देखने आने वाला था? यूएस वाला? हाँ भाई। क्या हुआ उसको? अरे हमने सोचा था यार इस बार इतना अच्छा रिश्ता आया है, इस बार तो मैडम हाँ बोल ही देगी। हाँ नहीं बोला क्या? ऐसी बात नहीं है, इस बार उसने नहीं, सामने वाली पार्टी ने मना कर दिया डॉक्टर साहब ने। अब जाकर कोई मिला जो उसको होश में लेके आएगा। चल इसी बात पे चेयर्स मारते हैं। वरुण बहुत नफरत करता है सर अपनी बहन से। तो तुझे क्या लगता है वरुण ने ही अपनी बहन को गायब किया होगा ना? मुझे नहीं लगता साहब कि वो अपनी बहन के साथ ऐसा करेगा। आखिर कुछ भी हो वो उसकी बहन है। क्या सत्या, सुना है तू वरुण का बहुत खास दोस्त है, उसके खास कामों में भी मदद करता है क्या? देख सत्या, सच सच बता दे जो भी जानता है, वरना बाद में कुछ भी बताने में बहुत तकलीफ होगी तुझे। वरुण, तुम सिगरेट पीते हो? हाँ पीता हूँ, दारू भी पीता हूँ। बोल क्या कर लेगी? माँ और दीदी को बोलेगी? जा बोल दे, चुगलखोर कहीं की। तो वरुण और रंजना की भी नहीं बनती थी? सर वरुण की तो किसी से नहीं बनती थी। जय और तुम सबका क्या? सर हम सब तो खा पी के मस्त रहते थे। अभिमन्यु, ये रंजना का मामला समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो इन सबके बीच में पड़ी कैसे, और अब वो है कहाँ? एक काम करते हैं, उसके फ्रेंड से पूछताछ करते हैं, हो सकता है उन्हीं से कोई जानकारी हासिल हो। यस सर। उमा जी? उमा, हमें पता चला है कि तुम सुलक्षणा और रंजना के साथ पढ़ा करती थी। इनफैक्ट उस ग्रुप में भी थी जिस ग्रुप में वो दोनों थी। सर रंजना तो मुंह खोलने से पहले कुछ सोचती नहीं थी। हाय रंजना। हाय। मैंने सुना है तुम सुलक्षणा की सबसे अच्छी दोस्त हो। यस। क्या तुम मुझे उससे इंट्रोड्यूस कराओगे प्लीज? लेकिन बेचारी का भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है उसके बॉयफ्रेंड से, तो काफी उदास है वो। पर यार इतनी अच्छी लड़की को कोई क्यों छोड़ेगा भला? वो एक्चुअली ना उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं।
पता है कल वो अपने बॉयफ्रेंड पे गिर पड़ी, बेचारी मरते मरते बची है। क्या? हाँ, ये तो एक बीमारी है, मुझे पता है। तुम उसे अच्छे से संभाल लोगे। तुमको तो मैं उससे अजीब बात। नो 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 रंजना, थैंक्स। ओके बाय। अरे यार क्यों डरा दिया उस बेचारे को? तुझे क्या पड़ी है, तू जूस पीना। और वो मिर्गे वाली बात अगर उसने कॉलेज में फैला दी तो बेकार में सुलक्षणा का नाम खराब हो जाएगा। सुलक्षणा का नाम खराब होगा, तुझे क्या पड़ी है, तू जूस पी। सर रंजना तो मुंह खोलने से पहले कुछ सोचती ही नहीं थी। उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि उसके ऐसा करने से क्या होता है। सर ऐसे लोग दोस्त तो नहीं हो सकते। रंजना सर वो तो इधर उधर की ही बातें करती थी। सर ये बात तो सुलक्षणा को भी पता थी कि रंजना उससे जलती है। मैं क्या करूं यार, लोगों से बेहतर हूँ तभी तो मुझसे चलते हैं, और चलते हैं तो चलने दो, वो कभी मेरे लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते। पर सर सुलक्षणा को सब कुछ पता होने के बावजूद वो रंजना से कुछ नहीं कहती थी। सर एक बार तो उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया था, किसी डॉक्टर का था, यूएस में सेटल था। पर सर रंजना ने हम लोगों से शर्त लगाई कि वो उस लड़के के लिए भी मना कर देगी। देखा, मैंने कहा था ना, सुलक्षणा इस रिश्ते को भी मना कर देगी। चल अब निकाल मेरे शर्ट के 500 रुपए, जल्दी जल्दी। ये ले तेरे 500 रुपए। अब आप ही बताइए सर, इतने अच्छे रिश्ते को कौन मना कर सकता है? पर हुआ वही जो रंजना ने कहा था। ये रंजना इतनी श्योर कैसे थी? आखिर क्या वजह थी जो सुलक्षणा ने इतने अच्छे लड़के को मना कर दिया? सर मुझे तो लगता है कि रंजना ने उसके कान भरे होंगे, या फिर वरुण। वो तो उसका अच्छा कभी सोच ही नहीं सकता। इन सारी बातों से ऐसा लगता है कि सुलक्षणा जानबूझकर चाहती थी कि रंजना उसके बारे में यहाँ वहां बातें करती फिरे। जहां एक तरफ रंजना लोगों से यह कहती थी कि सुलक्षणा ने अभी तक आए सारे रिश्तों को ठुकरा दिया, वहीं वरुण के दोस्तों का कहना है कि उनमें से एक लड़का ऐसा भी था जिसने सुलक्षणा को ठुकरा दिया था। अब ये बात अगर वरुण के दोस्तों को मालूम है तो जाहिर सी बात है रंजना को भी मालूम होनी चाहिए। तो फिर रंजना ने लोगों से झूठ क्यों बोला? और इन सब के बाद सुशील और सुलक्षणा की शादी कैसे हुई? सुशील से शादी करने के पीछे सुलक्षणा का क्या मोटिव होगा? एक काम करते हैं, पता करते हैं सुलक्षणा के लिए रिश्ते कहाँ से आए थे। उन लड़कों से, उनके घर वालों से बातचीत करते हैं, पता तो करें कि मामला था क्या। अरे अपने आप को समझती क्या है वो सुलक्षणा? मेरे बेटे के रिश्ते के लिए ना कर दिया। अरे अच्छा ही हुआ जो ना कर दिया। अरे भोपाल में मैकेनिकल इंजीनियर है मेरा बेटा, और लाइन लगी पड़ी है उसके लिए सुंदर लड़कियों की। यहाँ लड़की हमें अच्छी लगी थी, और हमने उसे जिस दिन देखा उसी दिन भी उसके घर वालों को फोन करके बता दिया था कि जल्दी से जल्दी एक डेट फिक्स कर दी जाए। एक्चुअल में सर क्या है, मेरा लड़का यूएस में डॉक्टर है और उसे जल्दी वापस भी जाना था। और तभी आप कौन? अंकल मैं सुलक्षणा की फ्रेंड, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आई। उसकी दोस्त होकर उसके बारे में ये सब बातें करते तुम्हें शर्म नहीं आती? आप यहाँ से जा सकती हैं। अरे मुझे दया आती है उस लड़की के ऊपर जिसकी तुम जैसी दोस्त है। जाइए यहाँ से। जो उस लड़की ने मुझे सुलक्षणा के बारे में बताया वो जानकर तो मेरा मन ही बदल गया। मैंने रिस्क लेना ठीक नहीं समझा और मैंने फौरन सुलक्षणा की माँ को फोन करके रिश्ता कैंसिल कर दिया। हेलो सर, तो यहाँ रेलवे ट्रैक के पास यशोदा की लाश बरामद हुई है, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट अपने थाने में दर्ज है। क्या? यशोदा जी? सर यशोदा जी की डेड बॉडी मिली है रेलवे ट्रैक पर। पुलिस इस पूरे मामले को समझने और उसकी जड़ तक पहुंचने में जुटी थी कि अचानक मिली यशोदा की लाश ने सबको चौंका कर रख दिया। और साथ ही पुलिस को शक था कि सुलक्षणा और रंजना दोनों ने ही मिलकर सुलक्षणा के रिश्ते तोड़वाने की साजिश की थी। तो क्या सुशील की आत्महत्या और यशोदा की हत्या के पीछे भी इन दोनों का ही हाथ था, या फिर इस सब के पीछे कोई और ही बेहद शातिर अपराधी था और सुलक्षणा और रंजना भी उसी की साजिश का शिकार हुई थी? पर आखिर सुलक्षणा और रंजना थी कहाँ? सर यशोदा जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। एक बड़ी अजीब बात है, यशोदा जी की बॉडी रेलवे ट्रैक पर कटी मिली सर, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत किडनैपिंग वाले दिन सिर पे चोट लगने की वजह से हो गई। इसका मतलब कातिल ने हमें गुमराह करने के लिए कत्ल करने के बाद बॉडी को रेलवे ट्रैक्स पर डाल दिया ताकि ये केस एक्सीडेंट का या फिर सुसाइड का लगे। अभिमन्यु, ये केस तो दिन ब दिन सॉल्व होने की बजाय उलझता चला जा रहा है। आखिर कौन कर रहा है ये सब? किसने उन फोन कॉल्स के जरिए यशोदा जी को अपने घर से इतनी दूर पीसीओ बूथ तक बुलाया होगा? क्या वरुण ने किया होगा ये सब? हो सकता है वरुण का रंजना के साथ कोई चक्कर हो और इन सब में वो दोनों साथ हैं, या फिर रंजना और सुलक्षणा की कोई प्लानिंग हो और अब जानबूझकर वो दोनों गायब हैं। एक काम करो,
इन सब के कॉल रिकॉर्ड्स लेकर आओ। सर ये देखिए जैके कॉल रिकॉर्ड सर इसने पिछले 3 महीने में यशोदा और सुलक्षणा जी को कोई इक्का दुक्का कॉल किया, लेकिन जिस दिन से हमने सुलक्षणा को रूम से बाहर निकाला है इसके कॉल सुलक्षणा के नंबर पर लगातार बढ़ गए हैं सर। बोल, क्या चक्कर है तेरा सुलक्षणा के साथ? सर चक्कर? सर नहीं सर, मेरा सुलक्षणा के साथ कोई चक्कर नहीं है। वो तो मेरे दोस्त की बहन है। तेरी तो बहन नहीं है ना? सर फोटोग्राफी का शौक है? तभी इतनी फोटोग्राफ्स हैं सुलक्षणा की तेरे मोबाइल में। सर मैंने तो बस उसकी फोटोज ली थी क्योंकि मैं उसे पसंद करता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा विश्वास कीजिए आप लोग। सर देख जा, सच सच बता दे कि सुलक्षणा कहाँ है, वरना हमारे यहाँ सिर्फ लात और घूंसों से बातें होती हैं, समझा? और हमें पता चल गया है कि यशोदा को भी तू नहीं मारा है, क्योंकि उसे तेरे और सुलक्षणा के संबंधों के बारे में पता चल गया था। रास्ते का कांटा जो बन रही थी वो तेरे। और सुशील, उस बेचारे ने भी इसीलिए आत्महत्या की क्योंकि उसे तुम दोनों के बारे में पता चल गया था। सर कसम से साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा विश्वास कीजिए सर। और सुलक्षणा को मैं सिर्फ दिल से चाहता था और इससे ज्यादा कुछ नहीं सर। मेरा विश्वास कीजिए आप लोग, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। चाय देना है। हेलो, हाँ मैं बस अभी आया। सर हमारा दोस्त जय नहीं मिल रहा। जय नहीं मिल रहा मतलब? कल वो पुलिस स्टेशन आया था पूछताछ के लिए सर, उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है सर। उसके घर में ताला लगा हुआ है सर। हमने उसका फ़ोन भी ट्राई किया पर फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। उसके माँ बाप गांव में रहते हैं, वो मुझे 3 बार कॉल कर चुके हैं। मैं उनको क्या जवाब दूं? सर प्लीज़ सर, हमारे दोस्त को ढूंढ दीजिए सर। सर प्लीज़ सर। हमने भी बहुत कोशिश की है सर उसको ढूंढने की, पर कहीं भी नहीं मिला वो। प्लीज़ सर, जल्द से जल्द उसको ढूंढ लीजिए सर। इस केस में अब तक हुई सभी घटनाओं को प्लान करने वाला मास्टरमाइंड कहीं और ही बैठा था। एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसको पकड़ने की हर कोशिश नाकामयाब साबित हुई थी। सुशील की आत्महत्या से लेकर जय के गायब होने तक का पूरा खेल बड़ी होशियारी से रचा गया था। इन सब के पीछे जो भी था वो 2 कदम आगे की चाल चल रहा था। आखिर ये सब कौन कर रहा था? ये तो जय है सर। इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर उधर भी ये सुलक्षणा की लाश लगती है सर। हाँ अभिमन्यु, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। सुलक्षणा की लाश की हालत काफी खराब हो चुकी है, लगता है इसकी मौत काफी पहले हो चुकी है। सर अब रंजना बाकी है, अगर उसे कुछ नहीं हुआ हो, लेकिन उसका भी कुछ पता नहीं। हो सकता है अभिमन्यु की रंजना ही इस सबके पीछे हो, उसी ने इन सबको मारा हो, तभी वो हमें मिल भी नहीं रही है। वैसे एक शख्स है जिसका इस केस से लेना देना था। क्यों मारा जाए और सुलक्षणा को? सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। तुझे ये बात खटक रही थी ना कि उन दोनों के बीच में कुछ है? सर आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। देख वरुण, अब इस ड्रामे की कोई जरूरत नहीं है। जय तेरा दोस्त था ना, करीबी दोस्त, तूने उसके फोन में अपने बहन की फोटोग्राफ्स देखी, तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और तुझे गुस्सा आया और दोनों को मार डाला। नहीं सर, ये सच नहीं है। सच क्या है? रंजना, इन सब के बीच में तेरा उससे क्या लेना देना था? उसे भी मार डाला या फिर वो इस सब में तेरे साथ मिली हुई है, कहीं छुपी हुई है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। और अपनी माँ को मारने का क्या कारण था तेरा? यही ना, क्योंकि वो तुझे सुलक्षणा से कमला एक समझती थी, या फिर वक्त के साथ उसने उन दोनों के रिश्ते को हरी झंडी दिखा दी थी? तू बिल्कुल ये नहीं चाहता था कि ऐसा हो। नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ है सर। सर मैंने अपनी माँ और बहन को नहीं मारा सर। तो सर रही बात रंजना की, सर मेरा उससे कोई लेना देना नहीं सर। सर मुझे कुछ नहीं पता सर उसके बारे में। सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर। सर प्लीज सर, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। साहब मारा वरुण के छोड़ दो साहब, मने विश्वास है कि उन्हें काहे भी को नहीं करे होएगो। मने दोष है साहब, उन्हें छोड़ दो। मैं जानू वो जो काम नहीं कर सके, उन्हें छोड़ दो साहब, उन्हें छोड़ दो।
एक काम करो, अभी तो इस वरुण को जाने दो, अपना एक कांस्टेबल इसके पीछे लगाओ जो इसके बारे में पल पल की जानकारी हमें दे। इसके फोन कॉल टेप करो। रंजना इससे मिलने की जरूर कोशिश करेगी या फिर ये उसे कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा, और तभी हम इसे रंगे हाथ पकड़ सकते हैं, क्योंकि शक के बिना पर हम इसे ज्यादा देर अंदर नहीं रख सकते। यस सर। और अगर इस केस में रंजना का जरा सा भी हाथ है तो उसका मोटिव क्या होगा? क्या सुलक्षणा के खिलाफ उसकी नफरत ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया होगा? नहीं, ये एक अकेली लड़की का काम हो ही नहीं सकता। इस खेल में जरूर उसके साथ और भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने पत्ते अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। रंजना से जुड़े हर शख्स की बैकग्राउंड को खुद निकालो, कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। यस सर। सर, जय के मोबाइल में जो सुलक्षणा के फोटोग्राफ्स मिले थे उनके प्रिंट आउट है सर। इनमें से कुछ लोगों को हम नहीं जानते सर। अभिमन्यु, लगता है ये फोटोग्राफ्स मार्केट एरिया के हैं। ऐसा लगता है लोग पीछे घूम रहे होंगे जो फोटोग्राफ्स में आ गए। और वरुण के पीछे जो कांस्टेबल भेजा था उसने कोई जानकारी दी? नहीं सर, कुछ खास नहीं। और रंजना के बारे में कोई टिप मिली? नहीं सर, उसका भी अभी तक कुछ पता नहीं चला। पुलिस की जी तोड़ कोशिशों के बाद भी यह केस सॉल्व होने से कोसों दूर था। यह समझ पाना मुश्किल हो गया था कि आखिर सुशील की आत्महत्या का राज क्या था, रंजना कहां गई और बाकियों की मौत की वजह क्या थी। साथ ही साथ उस शख्स का भी पता नहीं चल पा रहा था जिसने इन सारी वारदातों को अंजाम दिया था। इस केस की हर गली एक डेड एंड पर जाकर खत्म हो रही थी। मुजरिम ने परफेक्ट क्राइम को अंजाम देने के सारे हथकंडे अपनाए थे कि तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ और फिर से यह साबित हो गया कि परफेक्ट क्राइम नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। सर, मेरा नाम उमेश है, मैं जयपुर से हूँ। उसका कोई फोटो है आपके पास? हाँ सर, ये एक लेटेस्ट फोटो है सर। इसमें मैं हूँ, मेरा बच्चा और मेरी पत्नी मेघना है। कैसे गायब हुई? दरअसल हम यहाँ एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आए हुए थे। आज जब कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद हम बस से वापस जयपुर लौट रहे थे तो बीच रास्ते में हमने रियलाइज किया कि मेघना बस में थी ही नहीं। वापस जाकर हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ था? नहीं सर, मेघना बिना बताए कहीं नहीं जाती है। जैसे ही हमें इसके बारे में कुछ पता चलता है हम आपको इत्तला कर देंगे। सर, आसपास के हर एरिया में पता करा लेकिन कोई पता नहीं चला। ऐसा करते हैं, वहां के लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। सर। अरे ये आदमी तो बहुत फेमस है हमारे इलाके में, अपनी करतूतों की वजह से। मुझे मत मारो, तेरा मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाऊंगी। एक मिनट, क्या हुआ? जरिए लड़कियों को बस में छेड़ता है, इधर उधर टच करता है। क्यों बे? क्या कर रहा था तू? बोल, क्या कर रहा था? हम FIR दर्ज करने ही वाले थे, इसकी बीवी यहाँ पर आ गई, ये औरत। क्या हुआ? मेघना, देखो इन लोगों को क्या गलतफहमी हो रही है, समझाओ इनको, मैंने कुछ नहीं किया। ये तुम्हारा पति है? जी हाँ, ये मेरे पति हैं। लेकिन हुआ क्या? ये बस में मुझे छेड़ रहा था। देखिए, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कोई माफी नहीं, सर आप शिकायत दर्ज कीजिए और FIR लिखिए। नहीं बहन, कोई FIR दर्ज मत कराइए। मेरा एक छोटा बच्चा है, उस पर इन सब बातों का बहुत गलत असर पड़ेगा। FIR दर्ज होगी तो इनकी नौकरी चली जाएगी, हमारा पूरा परिवार बिखर जाएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज FIR दर्ज मत कराइए। ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने पति की इन्हीं हरकतों के कारण मेघना भाग गई हो या फिर उसने सुसाइड कर लिया हो। उसके साथ की एक औरत ने उसे उस दिन रोते हुए भी देखा था। आप बेफिक्र रहिए, हम इसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। एक काम करो, इन फोटोग्राफ्स को शहर में और आसपास के इलाकों में सर्कुलेट करो। यस सर। नहीं, ये सब झूठ है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो ऐसे गलत काम कर ही नहीं सकता। वो बहुत भोला है सब। साहब, एक नंबर का छिछोरा इंसान है। जब से हमारे घर के सामने रहने आए ना, तब से मैंने तो अपने घर के खिड़की दरवाजे खुला रखना ही बंद कर दिया है। मेरी बहू ने तो नाक में दम कर रखा था मेरे बेटे के। आए दिन झगड़ा करती थी, उसकी जिंदगी नर्क बना के रख दी सर। अब देखिए ना, जानबूझकर गायब हो गई ताकि सारा इल्जाम मेरे बेटे पे आ जाए। पता नहीं बेचारी कैसे इतने सालों से उसके साथ रह रही थी। मैं तो 2 मिनट भी नहीं रह सकती ऐसे आदमी के साथ। सॉरी,
अब मेरा बेटा क्या कर सकता है साहब? पति पत्नी के बीच की बात बताऊं सर, वो अपने पति को हाथ तक नहीं लगाने देती। जब से मेरी शादी हुई मुझसे दूर रहती थी और सर बच्चा होने के बाद तो उसने मुझे हाथ भी लगाने नहीं दिया। FIR वाले किस्से के बाद में तुम दोनों के बीच में कभी कुछ झगड़ा हुआ था? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं लगा। उमेश, ये तुम्हारे जॉइंट अकाउंट की बैंक डिटेल्स। इसके हिसाब से बीवी के गायब होने के ठीक एक दिन पहले तुमने बैंक से हैवी कैश विड्रॉ किया था। पैसा सेल्फ चेक से निकाला गया था जिस पर तुम्हारी सिग्नेचर थी। बीवी के गायब होने से पहले इतना पैसा निकलवाने की कोई खास वजह? सर, आप किस चेक की बात कर रहे हैं? मैं तो पिछले हफ्ते से बैंक ही नहीं गया। सेल्फ चेक तो किसी को भी भेजकर कैश करवाया जा सकता है। सच सच बताओ, मामला क्या है? दरअसल मेरी और मेघना की कुछ ज्वाइंट पॉलिसीज हैं और कई बार मैं बिना पढ़े लिखे ही चेक पे साइन कर देता हूँ। हो सकता है सर ये चेक उन्हीं में से एक हो। मेघना अपनी शादी से खुश नहीं थी सर। उमेश एक अच्छा लड़का नहीं था, मुझे मेघना ने सब बताया था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज सूझती है, उसे तो बस वही करना है। माँ, उसके दिमागी इलाज की जरूरत है उसको। मेघना, ए मेघना, क्या हो गया? ज्यादा तकलीफ हो रही है क्या? सब सही हो जाएगा। उमेश, क्या तुम 4-5 दिन रुक नहीं सकते? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ये तो हर महीने होता रहता है, इसका मतलब ये थोड़ी हम किसी और के पास जाया करें। आप भी बताइए साहब, कोई अपनी बीवी को जानवरों की तरह रखता है क्या? मेघना की सास और उसके पति का कुछ और कहना है, जबकि पड़ोसियों और मेघना के माँ बाप का कुछ और। सास और पति तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी झूठ क्यों बोलेंगे? सर, ये भी तो हो सकता है कि वो किसी और के साथ भाग गई हो। इस केस को अभी तो हम 3 एंगल से देख सकते हैं। पहला ये कि मेघना अपने पति से परेशान थी और उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन इसके चांसेस कम हैं क्योंकि जहाँ से वो गायब हुई थी उसके आसपास खोजबीन कर ली गई है और हमें कुछ नहीं मिला। दूसरा हो सकता है मेघना को किसी ने किडनैप कर लिया हो, लेकिन अगर ऐसा भी होता तो अब तक किडनैपर का कॉल तो आता। और तीसरा, जैसा कि आपने कहा, हो सकता है वाकई में उसका कोई लवर और वो उसके साथ भाग गई। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि उमेश ने अपनी बीवी के बर्ताव से तंग आकर उसे मरवा दिया हो। मेघना के गायब होने से एक दिन पहले उमेश ने बैंक से काफ़ी पैसा निकलवाया था। सर, मुझे लगता है ये मर्डर किसी और को पैसा देकर करवाया हो। एक काम करो, अपने खबरियों को अलर्ट कर दो और मेघना की फोटो पेपर में छपा दो, साथ ही साथ आसपास के थानों में सर्कुलेट भी करवा दो। जी सर। अभी अभी एक औरत का फोन आया है, उसने मेघना की फोटो अखबार में देखी। उसका कहना है कि उसने मेघना को अपने इलाके में देखा है। मेघना को देखा है? जी सर। चलो गाड़ी निकालो। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इसको कहीं देखा है। बताइए सर। कहीं तो इसे देखा जरूर है। एक काम करो, जय और सुलक्षणा मर्डर केस की फाइल लेके आओ। लाता हूँ सर। ये देखो, मैं कह रहा था ना, ये साथ में जो सुलक्षणा के खड़ी है ये वही है, सेम। एक काम करो, इस केस के थाना इंचार्ज से बात करो। एक मिनट फौरन। जय हिंद सर, थाना सदर से सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु सिंह। अंदर जाके देखो। क्या आपने इनको कहीं देखा है? नहीं सर। देखिए, अगर आपको कहीं पे भी नजर आती हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म कीजिएगा। जी। थैंक यू।
अभिमन्यु, जिस सुलक्षणा नाम की लड़की का फोटोग्राफ तुमने मुझे भेजा है, मैंने उसे अभी अभी दबिश के दौरान देखा है। क्या? आर यू श्योर सर? या आई एम श्योर। सर, उन्होंने दबिश के दौरान सुलक्षणा को कहीं देखा है सर? क्या? कुछ पैसे रखे? हाँ है, चलो जल्दी चलो। सर वो देखिए। तुम जिंदा हो तो फिर वो कौन थी जिसकी लाश हमें बरामद हुई थी? रंजना, रंजना कहाँ जा रही है? ट्यूशन पढ़ाने। अरे ट्यूशन बाद में पढ़ा लेना, अभी चल मेरे साथ। तेरे लिए एक सरप्राइज है। अरे ट्यूशन जरूरी है यार, ट्यूशन बाद में पढ़ा लेना, तुझे मेरी कसम। चलो अच्छा ठीक है, मैं माँ को बता देती हूँ, एक बार माँ को बाद में बताना, पहले सरप्राइज देख ले। अच्छा ठीक है, पर हम जा कहाँ रहे हैं ये तो बता। देखना, अभी चुप रहे, अब चुपचाप चल। आजा। पर बता तो सही, सरप्राइज क्या है? पहले इधर बैठ, मैं अभी आई। पर ये तो मुझे कहाँ ले आई है? ये सब बातें छोड़ और ये ले। ये तो तेरा है ना? हाँ मेरा है, और ये कंगन और अंगूठी भी। पर ये तो तेरे हैं ना? हाँ मेरे हैं, पर तू हमेशा मेरी तरह दिखना चाहती थी ना, तो बस आज से ये तेरे लिए हुए। सुलक्षणा, मुझे तुझसे कुछ कहना है। हाँ बता। आज तक मैंने तेरी बहुत बुराइयां की हैं, और वो डॉक्टर वाला रिश्ता वो भी मैंने ही तुड़वाया था। और तो और जिस दिन सुशील जी ने आत्महत्या की, उस दिन भी मैंने उन्हें बहुत ताने मारे थे, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी आत्महत्या की एक वजह मैं भी हूँ। क्या हुआ, वापस आ गए ना? मुझे तो पता था एक ना एक दिन ये होना है। आप सुलक्षणा को झेल ही नहीं पाओगे। आप जैसा सोच समझ रहे हो वैसी लड़की नहीं है। पता है, फुद्दू समझती है वो आपको, फुद्दू। हंसती है वो आप पे, जोकर समझती है आपको। पता नहीं आपने क्या देख के उससे शादी कर ली। आपकी जिंदगी तो नर्क हो गई। रंजना, जो सब हो गया सो हो गया, भूल जाए इसे अब, कोई बात नहीं। तूने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ बाबा, चल जाब चेंज कर ले। अभी पहन के आती हूँ। ठीक है। देख कैसी लग रही हो? अरे वाह रंजना, तू तो बहुत सुंदर लग रही है इसमें। और ये कंगन बहुत अच्छी लग रही है। पर अपनी माँ को क्यों मारा? उन्हें सब कुछ पता चल गया था, और अगर हम उन्हें नहीं मारते तो शायद सब कुछ खत्म हो जाता। क्या पता चल गया था उन्हें? ले खा ले। मम्मी 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 सुनो तो सही। मम्मी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों बंद करके रखा है मुझे यहाँ? मम्मी प्लीज मुझे बाहर जाने दो। जाने दो तुझे बाहर? किस लिए? तू बाहर जाकर जो करती है ना, वो मुझे सब कुछ पता है। क्या मतलब? तू क्या समझती है मुझे कुछ नहीं पता? तेरे बारे में सुशील ने मुझे सब कुछ बता दिया था। सुशील, तुम तो 8-10 दिन के बाद में आने वाले थे, क्या हुआ इतनी जल्दी कैसे आ गए? फुद्दू दिखता हूँ मैं? शक्ल से पागल हूँ? अरे क्या नहीं किया मैंने आप लोगों के लिए, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया। और आप लोगों ने क्या किया? एक ऐसी लड़की के साथ मेरी शादी कर दी जिसको लड़के नहीं सिर्फ लड़कियां पसंद है। सुशील,
ये क्या बोल रहे हो? ठीक कह रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से सुलक्षणा को उस लड़की के साथ होटल के कमरे में अरे तुझे शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? समाज में पता चलेगा तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अब तू मर यहीं पर, सड़, कहीं नहीं जाएगी तू। क्या तुम लोग समलैंगिक हो, लेस्बियन? अच्छा, तो यही वजह थी जो सुशील ने आत्महत्या की। ये सब जानने के बाद मम्मी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, हमें मिलने से रोक दिया। और जैसे ही सुलक्षणा अपनी माँ की कैद से बाहर निकली, हमने मिलकर प्लानिंग की, जिसके हिसाब से सुलक्षणा जानबूझकर अपना मोबाइल घर छोड़ आई और मैंने पीसीओ से उसके मोबाइल पर कॉल किया। हाँ सुलक्षणा, कहाँ हो तुम? कितना दिन हुआ मिले हुए? प्लीज देखो, हमने जो डिसाइड किया था ना, मैं वही तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत है। सुलक्षणा को फोन मत किया करो। आंटी, नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। आंटी समझने की कोशिश करिए प्लीज। आप मिलिए मुझसे एक बार, मैं आपको सब समझा दूंगी। आप चाहें तो सब ठीक हो सकता है। आंटी मैं गोविंद स्टेशन के बाहर आपका इंतजार कर रही हूँ। प्लीज आंटी, आप मुझसे मिलने आ जाइए। ठीक है, मैं आती हूँ। यशोदा, तू कहाँ चली? अरे सुन तो यशोदा। भैया कॉल कर। हाँ आंटी, मैं ना उस दुकान से निकल गई थी, तो आप उसके थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। आइए आंटी, आइए ना, आइए बैठ के बात करते हैं। तू यहाँ यही सब करने के लिए तू घर से निकलती है? तुझे मना किया था ना ये सब करने के लिए। मैंने यहाँ तक भी कहा था कि तू इससे नहीं मिलेगी, पर तू नहीं मानी। तो ये शर्म थोड़ी आती है तुझे? तो मैं बताती हूँ, रुक जा तू। अगर तुम और मेघना एक दूसरे को इस हद तक चाहते थे, फिर दोनों ने शादियां क्यों की? सर मुझे नहीं पता मेघना से प्यार करना सही है या गलत, पर अगर मेरे दिल में सिर्फ उसी के लिए प्यार जागा तो इसमें मेरी क्या गलती? हमारे समाज में इन सब रिश्तों के लिए कोई जगह नहीं है। पर मैं और मेघना, हम तो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। सुशील और उमेश दोनों बेवकूफ किस्म के इंसान थे। हमें लगा हम आसानी से उनके पीठ पीछे मिल सकते हैं। सिर्फ इसीलिए मैंने सुशील से और मेघना ने उमेश से शादी कर ली। हमें लगा वो कभी हमारे लिए मुसीबत बन ही नहीं सकते। सुलक्षणा से तुम्हारी पहली मुलाकात कहाँ और कैसे हुई? सुलक्षणा से पहली मुलाकात एक करियर काउंसलिंग के दौरान हुई। वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई और हमें प्यार हो गया। जय, उसे मारने के पीछे तुम्हारा क्या मोटिव था? वो इन सब के बीच में कैसे आया? आप लोगों ने जब मुझे कमरे से निकाला तो मैं वापस मेघना से मिलने लगी, और इसी दौरान जय ने हम दोनों को देख लिया। वो इस बात का गलत फायदा उठाना चाहता था। देख लो, लोगों को पता चला ना तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी दोनों। वैसे मेरी डिमांड इतनी बड़ी भी नहीं है, सिर्फ तुम दोनों और मैं, सबके मजे। क्या क्या बोलती हो? जय ने खुद अपनी मौत को दावत दी। वो हमारे लिए खतरे की घंटी बन गया था, इसलिए उसे छोड़ना हमारे लिए बेवकूफ़ी होती। चाय देना है? हेलो, हम दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। हाँ मैं बस अभी आया।
और सुलक्षणा, हम दोनों ने तय किया था कि अब हम दोनों साथ ही रहेंगे। अब हमारे बीच आने वाला कोई नहीं बचा था। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। मैं और सुलक्षणा एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। बहुत प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना, और इसीलिए हमने ये सब किया। तुम दोनों ने ये तो सोचा कि इन सबको मारने के बाद कोई तुम्हारे बीच में ना आए, पर शायद ये भूल गए कि जुर्म का रास्ता सिर्फ एक ही मंजिल पर खत्म होता है, जेल। क्या कर रहा है? रोक! पकड़ उसे! यार रोक! क्या कर रहा है? रोक! 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 सर, ये रहा। बोल, क्या कर रहा था वहाँ पे? क्या कर रहा था? मैं कुछ नहीं किया। बोल, मैं कुछ नहीं किया साहब। क्या कर रहा था? साहब इसे जाने दीजिए, ये हल्दिया बेचारा पागल है, ये क्या बोलेगा? पागल है इसका मतलब लोगों को मार के खाएगा क्या? नहीं साहब, ये किसी को मार नहीं सकता, और इस गांव में बहुत दिन से रहता है। कोई भी कुछ खाने को दे देता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी जीव जंतु, मरा हुआ जानवर क्यों ना हो, कुछ भी खा के रह लेता साहब, लेकिन ये किसी को मार नहीं सकता। तुम्हारे यहाँ पे रोज हाजिरी लगाने की बात आई क्या? नहीं साहब, वो पड़ोस के गांव में जगराता था ना 7 दिन का, तो वहीं पे इसे खाना पीना मिल जाता था, और अभी हफ्ते भर बाद तो ये दिखाई दिया है। जाओ चले के जाओ। सर, कपड़ों को देख के लगता है कि किसी अच्छे घर की थी। खाने काम करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, बाकी के सवालों के जवाब वहीं से मिलेंगे। सर, इस लड़की की उम्र करीबन 23 साल की है। इसकी हत्या 3 दिन पहले यानी 20 की रात को हुई। इसके सिर पर पत्थर जैसी किसी चीज से वार किया गया है। इसके साथ कोई जोर जबरदस्ती हुई है? नहीं सर, क्योंकि स्ट्रगल के कोई निशान नहीं है, कोई खरोच भी नहीं है। इसकी डिटेल रिपोर्ट कब मिलेगी? तकरीबन 10 दिन बाद। हाईवे के पास पुलिस को एक युवा लड़की की लाश मिली जिसे एक मानसिक रूप से बीमार आदमी चबा रहा था। पुलिस के लिए भी यह दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जिस्म पर पड़े अनछुए जेवरों को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि यह हत्या पैसों के लिए नहीं की गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से 2 बातें साफ हो गई थी। पहली यह कि सर पर पीछे से वार करने की वजह से लड़की की मौत हुई थी, और दूसरी अहम बात कि लड़की के साथ किसी किस्म की कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी। मगर वो लड़की थी कौन, वहां क्या कर रही थी, अकेली आई थी या किसी के साथ आई थी, और उसे क्यों मारा गया? क्या वो मासूम किसी की निजी दुश्मनी का शिकार हुई थी? हम नहीं मारा साहब, हम नहीं मारा, हमको भूख लगा तो हमसे खाया था। सर, इतना मार खाने के बाद भी कुछ उगल नहीं रहा है, छोड़ दें। नहीं, रहने दो, थोड़ी हवा खाने दो, शायद सुर बदल दे। खाना आसपास के पुलिस स्टेशन में पता करो, कहीं कोई मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है। साहब, भूख लगा तो खाया थे साहब। सर, लाश का हुलिया समस्तीपुर के पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मिसिंग रिपोर्ट से मिलता है। ये देखिए, 2 दिन पहले किसी भूषण सिंह नाम के आदमी ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उनकी बहू नीलम 3 दिन से गायब है। बुलाओ उन्हें। सर,
मिसिंग रिपोर्ट आपने 2 दिन बाद लिखवाई थी। घर पे झगड़ा हुआ था क्या? नहीं सर। अच्छा, ये एक बात बताइए कि आपके अपने पत्नी के साथ कैसे संबंध है? खुशकिस्मती थी हमारी कि हमारी शादी उससे हुई थी, बहुत ध्यान रखती थी हमारा। आपकी उनसे आखिरी बात क्या हुई थी? आई जी, नाश्ता तैयार हो गया है। अच्छा, ईका, आपको काम पर नहीं जाना है का? अच्छी काम वाम तो होता रहेगा, हमसे बतिया भी तो लीजिए। छोड़िए ना, हम आपके लिए आपका मनपसंद नाश्ता बनाए हैं, लिट्टी चोखा। तुमने खाया? नहीं नहीं, हम सोचे कि आपके बाद ही हम खाएंगे। आओ बैठो, साथ में खाते हैं। नहीं। आओ आओ आओ, आओ बैठो, साथ खा लेते हैं। खाना जल जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है कि इतना घिनौना काम कर कौन सकता है। कमाल है सज्जन सिंह जी, वाकई में सब कुछ इतना अच्छा था तो ये मर्डर हुआ ही क्यों? तहकीकात में एक बात साफ निकल कर आई है कि ये मर्डर ना रेप की वजह से हुआ है ना लूटपाट। अगर मर्डर की वजह हो सकती है तो वो है दुश्मनी। जिस तरह से लाश को जलाया गया है उसे ऐसा लगता है कि हत्यारा उसे पहचानता था, इसीलिए वो उसकी पहचान मिटाने के लिए लाश को जलाना चाहता था। इससे यह लगता है कि खून किसी पहचान वाले ने ही किया है। और आप तो कहते हैं कि आपको किसी पे शक नहीं है या किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। ये बात तो हमारी खोपड़ी में समझ में नहीं आ रही है कि आखिर उस बेचारी को कौन मार सकता है। इंस्पेक्टर साहब, बचपन में ही माँ को खो दिया था उसने। मुझे ही अपनी माँ मानती थी, कहने को तो बहुरिया थी पर बेटी से कौनो कम नहीं थी। क्या बच्चों की तरह हरकत कर रही है तू? छोड़, बस 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 बस। लगते हो ना एकदम हीरोइनिया। अभी सज्जन के बाबूजी देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि मेरी दुल्हनिया तो अभी तक जवान है और हम तो कभी गौर ही नहीं किए। क्या पता था कि हमारी किस्मत में बहू का सुख ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस दिन आपकी बहू गई आपसे कुछ बात हुई थी उसकी? उस दिन तो किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। क्या कर रही है बहुरिया? माँ जी, सब्जी काट दिए हैं, बस अभी छौंक लगाए देते हैं। अरे ये सब्जी रहने दे, छौंक हम लगा देंगे। तू जाके बगीचा में पानी डाल, नहीं तो आज सज्जन के बाबूजी हमका फिर गरिया आएंगे। जी माँ जी, अभी डाले देते हैं। आधे घंटे बाद जब हम बगीचे में गए तो वहाँ नीलम थी ही नहीं। हमका लगा कि बहुत धूप हो गया है, पेड़ों को पानी देकर वो अपने कमरे में गई होगी। अजीब बात है, आप दोनों के बीच में इतना अच्छा रिलेशन था, फिर भी आपकी बहू बिना बताए घर से चली गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बताएं इंस्पेक्टर साहब, हम भी इसी सोच में हैं। अपने बहू को मोबाइल नंबर दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, नीलम के पास कोनो फोन नहीं था, जरूरत ही नहीं थी ना। घर में सब चीज की सुविधा थी, अगर जरूरत होती तो हमारा ले लेती ना, पर ऐसा अक्सर होता नहीं था। देखिए, शहर के पार्टी अध्यक्ष हैं हम, पटना गए थे पार्टी काम से। जब वहां से वापस आए तो मालूम पड़ा कि हमें बहुरिया गायब हो गए। बहुत परेशान हो गए हम, कैसे कैसे हमने रात काटी हम जानते हैं। तो सुबह होते ही हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और रिपोर्ट लिखवा दी। रूल रेगुलेशन तो हम भी जानते हैं, ऐसे ही पार्टी अध्यक्ष थोड़ी बन गए। अध्यक्ष जी, आपकी बहुरिया का मर्डर हुआ है, किसी पर तो शक होगा आपको। आपकी सियासत में कोई ना कोई तो ऐसा दुश्मन है जो आपके परिवार के साथ बदला लेना चाहता है। हमारा पूरा लाइफ सबके सामने है, ओपन है, पब्लिक हमें बहुत लाइक करती है, बहुत प्यार करती है। हमारे ख्याल में तो ऐसा कोई भी नहीं है। वो तो है, पब्लिक आपको लाइक करती है, पर कोई ना कोई तो ऐसा है जो आपकी बहू नीलम को डिसलाइक करता है, वरना आज आप यहाँ नहीं होते अध्यक्ष जी। 20 तारीख को आप कहाँ पे थी? सर, हम उस दिन कॉलेज गए थे, मेरा एक्स्ट्रा लेक्चर का क्लास था, और जैसे ही हम कॉलेज से घर लौटे तो माँ ने कहा कि नीलम भौजी घर में दिखाई नहीं दे रही। तो मैंने कहा, अरे चिंता काहे करती हो, जहाँ होगी आ जाएगी। वो मेरी भौजी ना थोड़ी सोशल टाइप थी, तो मुझे लगा कि आस पड़ोस में चली गई होगी। लेकिन जब बहुत देर तक नहीं आई तो मुझे भी उसकी चिंता सताने लगी। फिर पता चला कि वो तो हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। सॉरी सर। आप दोनों ननद भौजाई के बीच में रिश्ता कैसा था? सर, ननद भौजाई का तो रिश्ता था ही नहीं, हम तो एकदम फ्रेंडली थे सर, बहनें जैसी। फिर भी आपको पता नहीं वो कहाँ जा सकती है? कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी? सर, हम उनसे कभी कुछ पूछते नहीं थे, वो हमसे बड़ी थी ना। क्या आपने उसके परिवार वालों को उसके गुमशुदगी के बारे में इन्फॉर्म किया था?
इतना बड़ा बात हो गया कि हम उसको इन्फॉर्म नहीं करेंगे? रदीपुर में है उसका मायका, अम्मा तो उसकी है नहीं, सिर्फ बाप है। खबर सुन के बहुत शौक हो गए वो। ठीक है सिंह साहब, अभी आप जा सकते हैं, लेकिन ये पटना वटना मत जाइएगा, क्योंकि हमें आपकी फिर से जरूरत पड़ सकती है। अब दरोगा की बात कौन टाल सकता है? नमस्कार। रदीपुर में है उसका मायका, अम्मा तो उसकी है नहीं, सिर्फ बाप है। सर। खान, हमारा थाना क्षेत्र सुल्तानगंज समस्तीपुर और राधेपुर के बीचों बीच है, और नीलम की लाश राधेपुर के नजदीक मिली है। यानी कि यह मुमकिन है कि नीलम अपने बाप के घर जा रही हो या वहां से वापस लौट रही हो, उसी समय यह हादसा हुआ होगा। मगर जब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते, तब तक हमें उनकी बातों को सच मानना पड़ेगा। नीलम अपने मायके गई थी या नहीं गई थी, यह तो हमें उसके मायके से ही पता चलेगा। खान, नीलम के ससुराल के सभी फोन नंबर्स के रिकॉर्ड्स निकलवाओ। बासितलाल, ताज्जुब की बात है, तुम्हारे जैसे गरीब परिवार का रिश्ता इतना बड़ा परिवार में? काली माता की कृपा हो गई साहब, वरना एक माली की बेटी को इतना बड़ा घर कैसे मिल सकता है साहब? आप ही बताइए साहब। बिटिया, काली माता तुम्हारी झोली हमेशा खुशियों से भरे। आज अगर तुम्हारी माँ होती ना तो बहुत खुश होती। ए फुलवा, आज अगर तुम भी होती ना तो इतना बड़ा घर में शादी नहीं होती हमारी नीलू की। बहन जी, हमारी बेटी का ख्याल रखना। अभी तक हमारी एक बेटी थी, अब हमारी 2 हो गई हैं। भैया, बहुत ही ऊंचे परिवार में आपकी बेटी का ब्याह हुआ है, वो भी बिना कोई लेन देन। पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे बेटी ने। अच्छा, ये शादी तेरी मर्जी से हुई थी कि तेरी बेटी की मर्जी से? लड़का लड़की एक दूसरे को जानना तो बहुत दूर की बात है सर। एक दूसरे को देखा तक नहीं था। हमने जहां बोला वहां हमारी बेटी ने शादी कर ली साहब। लाखों में एक थी हमारी बेटी साहब। भगवान ने ऐसा क्यों किया? अरे हमारी जान ले ली होती, उसकी जान क्यों ली? कोई नहीं जानता था कि दरअसल उस रात को क्या हुआ था। नीलम के ससुराल वाले उसकी तारीफें करते नहीं थकते थे। उसका पिता भी मानता था कि नीलम के ससुराल वाले देवता थे। एक अच्छी बेटी, अच्छी बहू, मिलनसार, किसी से कोई बैर नहीं, लेकिन फिर भी उसे मार दिया गया। सर के पीछे के घाव के अलावा जिस्म पर कोई खरोच तक नहीं थी। क्या वजह हो सकती थी उसे मारने की? किसे फायदा हुआ होगा उसकी मौत से? हर बीते दिन के साथ रहस्य गहराता जा रहा था। तमाम कोशिशों के बावजूद भी पुलिस की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्या तहकीकात के दौरान पुलिस ने किसी अहम सबूत को नजरअंदाज कर दिया था? क्या कुछ ऐसा था जो नाक के नीचे होने के बावजूद भी दिखाई नहीं दे रहा था? सर, नीलम के ससुराल वालों के फोन नंबर्स की जांच कर ली है। 2 बातें सामने आई। पहला, 20 तारीख यानी जिस दिन नीलम की हत्या हुई, घर के सभी सदस्यों की लोकेशन ठीक वैसी ही थी जैसा उन्होंने हमें बताया, और घर का कोई भी सदस्य हत्या वाली लोकेशन के आसपास भी नहीं था। और दूसरी बात? सर, एक नंबर ऐसा है जिस पे घर के सभी नंबरों से बात होती थी, ये रहा। जिस दिन नीलम गायब हुई थी उस दिन इस नंबर पे आखिरी बार कॉल गया था। उसके बाद इस पे अभी तक कॉल नहीं हुआ है सर। और सर, एक खास बात कि इस नंबर पे जितने भी कॉल्स हुए हैं सब आउटगोइंग थे, इनकमिंग एक भी नहीं था। ये नंबर तो इस डूबते केस के लिए तिनका साबित हो सकता है। इस नंबर का नीलम की हत्या के साथ कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। हो सकता है कि नीलम के ससुराल का कोई आदमी इसमें शामिल हो और वो किसी प्रोफेशनल हत्यारे के टच में हो। वैसे ये नंबर है कहां का? राधेपुर का है सर। लगाओ तो देखिए किसका है। सर, कई बार फोन लगाया लेकिन उठाता नहीं है। नहीं उठा रहा सर।
इस नंबर के बारे में तो सिंह परिवार ही बता सकता है। अरे हम नहीं जानते हैं। जिस दिन याद आएगा बता देंगे दरोगा जी। और हमारा फोन तो ऑफिस में भी यूज होता है, किस किस पर याद रखे हम? हमें भी नहीं पता सर, ये किसका नंबर है। शिवा तेरा नाम है? समस्तीपुर के भूषण सिंह को जानते हो? क्या रिश्ता तुम्हारा उससे? पहले था साहब, अभी कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर वो लोग तुमको फोन क्यों करते हैं? तुम खास हो उनके? ना तो हम उनके खास हैं और ना ही वो सब हमको फोन करते हैं। सिर्फ नीलम हमको फोन करती है। चलो ले चलो इसे दर, चलो उसको उठा लो। अरे साहब साला अंदर डाल उसको। अरे साहब सच सच बता वरना बहुत पिटाएगा। बोल। साहब हम सच कह रहे हैं, हम बहुत प्यार करते थे उससे। काहे का प्यार बे? शादी के बाद वो खुश थी अपने ससुराल में, काहे ब्लैकमेल करता था उसे? तू टच में था उसके? बोल सब कुछ सच? अरे साहब हम कह रहे हैं ना, मुझसे बहुत प्यार करते थे, ब्लैकमेल काहे करेंगे साहब आप? अच्छा तो वो फोन क्यों करती बार बार? उसने पैसा देना बंद कर दिया इसलिए घर से बाहर बुलाकर उसको मार डाला, या उसने रिश्ता रखने से मना कर दिया इसलिए उसकी जान ले ली? अरे नहीं साहब नहीं, ये झूठ है साहब, ये झूठ है। आवाज नीचे। पुलिस स्टेशन है, तेरा घर नहीं। देख तेरी भलाई इसी में है, सब कुछ सच सच बता दे हमें। सर आप कुछ देख ले, इसको मेरे पास छोड़ दीजिए, सब उगलवा दूंगा। अगर कितना भी मार ले, कितना भी डरा धमका, यही सच है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हाँ ये बात अलग है, नीलम वहाँ पे खुश नहीं थी, उस पर बहुत अत्याचार होता था साहब वहाँ पे, बस इसीलिए वो हमें फोन करती थी। फोन छीन लिया है, कहते अपने बाप के अलावा किससे बात करेगी, इसलिए तो कभी इसके और कभी उसके फोन से फोन करती हूँ। अरे हमने तुमसे पहले ही कहा था, काहे छोड़ छाड़ के सब कुछ वापस नहीं आ जाती है। हाँ बहरी हो गई क्या? कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं, सुनाई नहीं देता? हाँ किससे बात कर रही थी, क्या कर रही थी तू? हाँ अपने यार से बात कर रही थी ना? यही फोन कहाँ छुपा के रखा है? क्या हो गया? अब की बार दरवाजा बंद करके बैठी ना तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। तो कोई लाट साहब नहीं है जो दरवाजा बंद करके बैठेगी, और दोबारा ऐसी गलती की ना तो तेरी ये जो गोरी चमड़िया है ना छील के रख देंगे, समझी? बगा लाट। ये सब जानने के बाद हम जिद कर कर उससे मिलने गए। ये भगवान भी कुछ नहीं कर सकते अब। हमारे लालची बापू ने हमारी शादी नहीं करवाई, बेच डाला है हमें, बेच। तू चिंता न कर नीलम, भाग चलते हैं यहाँ से, दूसरे शहर। इतना बड़ा देश है, कोई नहीं पहचान पाएगा हमको। चल। तुम जानते नहीं हो हमारे घर वालों को, आसपास के सारे लोग कांपते हैं उनके नाम से, जितना हो सके ना दूर ही रहते हैं। तुम जाओ, पूरे टाइम नजर रखी जाती है हम पर, अगर किसी ने देख लिया ना हम दोनों को तो काट डालेंगे ये लोग। अरे तुम इस हालत में हम छोड़ के कैसे जा सकते हैं? हमारा बात तो सुनो तुम। अच्छा तो मंदिर के नाम से ये सब हो रहा है भौजी? भैया और बाबूजी को पता चल गया ना तो सीधा देव दर्शन करा देंगे वो। अरे बहन कुछ नहीं, वो तो हम इधर से गुजर रहे थे, तो ये हमारे गांव की है ना, तो हम थोड़ा सा पता लेने के लिए इधर रुक गए। वो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। अब पूछ लिया ना हालचाल, दोबारा इधर दिखाई पड़ गए ना तो अच्छा नहीं होगा। चल भौजी। उस दिन मंदिर के बहाने नीलम से हमारी आखिरी मुलाकात थी। उस दिन मैं बहुत कमजोर लग रही थी, बीमार कर दिया था उन लोगों ने नीलम को। 20 तारीख को जब उसका हत्या हुआ तो तू किधर था मजनू? साहब मैं अपने घर पर था। उस रोज तुम दोनों में क्या बात हुई थी? उसका फोन आया था साहब, हमारे फोन का बैटरी खत्म हो गया था, हम उससे बात नहीं कर पाए। हमें नहीं पता था कि हमें इतनी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। सर ये शिवा या नीलम के ससुराल वालों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। शिवा के फोन के रिकॉर्ड्स निकालो और पता करो कि 20 तारीख को जहां पर नीलम की लाश मिली थी उस जगह के आसपास वो मौजूद था या नहीं। नीलम की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 10 दिन में आने वाली थी, पता करो उसका क्या हुआ है। सर। और हाँ ये निम्मी को बुला लो।
पता तो चले कि वो शिवा की मुलाकात वाली बात उसने छुपा के क्यों रखी। हम अपने बाबूजी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं सर। हमारे घर का कुत्ता भी पड़ोस के घर जाकर रोटी खा ले तो उसे भी गोली मार दी जाती है, इसीलिए हमने ये बात सबसे छिपा ली थी। वैसे भौजी हमारी जाति की नहीं थी, इसीलिए उन्हें ये नहीं मालूम था कि ऊंची जाति के लोग जीते कैसे हैं। तभी तो अड़ोस पड़ोस में रहने वाले सारे लोगों से बतिया लिया करती थी। ठीक है, अभी अब जा सकती है। अगर आपको और कुछ पता चले तो हमें जरूर इन्फॉर्म कर देना, भूलना मत। जी थैंक यू सर। खान, एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये बेमेल शादी हुई कैसे? दोनों परिवार की हैसियत में जमीन आसमान का अंतर है, जाति अलग है, लव मैरिज भी नहीं था, यहां तक कि लड़का और लड़की एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। बिल्कुल ठीक सर, दाल में जरूर कुछ काला है। सर ये सज्जन भूषण सिंह का इकलौता बेटा है, हाथ पांव भी उसके सही सलामत है और कमाता भी अच्छा है। परिवार की हैसियत भी थी और दबदबा भी। इनको अपनी जाति में और हैसियत के हिसाब से लड़की मिल सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सर ऐसा भी हो सकता है कि प्यार में ठुकराया हुआ आशिक शिवा जानबूझ के मनगढ़ंत कहानी बना रहा हो बदला लेने के लिए। हो भी सकता है और नामुमकिन भी हो सकता है, क्योंकि बात कहीं ना कहीं शादी पे ही आ रही है। खान, पता करो ये शादी किसने करवाई थी। हो सकता है इस कत्ल का राज इस शादी में छुपा हो। पंडित मयंक शर्मा। इसे पहचानते हैं पंडित जी? हाँ हाँ दरोगा जी, ये लड़की के ब्याह तो हम ही कराए थे। इसके बाप के पास तो चवन्नी नहीं थी, कैसे जमी जोड़ी? वो कहा है ना दरोगा जी कि सिंह साहब के पत्नी के बनाए सांचे में ये लड़की एकदम फिट बैठती थी। सांचा? कैसा सांचा? जी दरोगा जी, सिंह साहब की पत्नी जो चाहती थी वो सुन के तो हम भी चौंक गए थे। लड़की तो ठीक है पंडित जी, पर लड़की के कुंडली से ज्यादा जरूरी है दोनों का ब्लड ग्रुप मैच होना। ब्लड ग्रुप? एक बार ब्लड ग्रुप मैच हो गया ना तो हमें ना जाति पाति की परवाह है और ना ही दहेज की और ना ही हैसियत की। समझ गए ना पंडित जी? वो कहा है ना दरोगा जी, नीलम देखने में भी अच्छी थी और उसका ब्लड ग्रुप भी मैच कर गया था, इसीलिए 15 दिन के अंदर ही ब्याह हो गया। मतलब अब समस्तीपुर में भी ब्लड ग्रुप मैच करके शादी होने लगा है। बड़े लोग हैं, उनके चोचले भी अलग हैं। वैसे दरोगा जी 7 लड़कियों का ब्लड ग्रुप टेस्ट हुआ था, तब जाके ये नीलम फाइनल हुई थी। शिवा नीलम से प्यार करता था, ये बात उसने खुद पुलिस को बताई थी, लेकिन नीलम पर ससुराल में अत्याचार होता था, ये नई बात पुलिस को पता चली थी। लेकिन ये बात एक असफल प्रेमी की मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती थी। पुलिस को जो बात सबसे ज्यादा विचलित कर रही थी वो थी लड़कियों का ब्लड टेस्ट। बड़े बड़े शहरों में आज भी ब्लड टेस्ट करवाकर शादी करवाने का चलन शुरू नहीं हुआ है, तो फिर समस्तीपुर जैसी छोटी जगह में ऐसा होना निश्चित रूप से हैरानी की बात थी। पुलिस को शक होना लाजमी था, लेकिन वो अब भी अंधेरे में थे, कोई लीड्स भी नहीं मिल रही थी। और हत्या के दिन नीलम के ससुराल वाले कहां पर थे इसकी जानकारी भी उन्होंने एकदम सही दी थी। मगर जो दिखाई दे रहा था क्या वही सही था या फिर ऊपरी सतह के नीचे कुछ छिपा हुआ था? अरे क्या मजाक करते हैं इंस्पेक्टर साहब, का आप नहीं जानते? अरे आजकल तो डॉक्टर भी कहते हैं कि कुंडली से ज्यादा जरूरी है खून का मैच करना। हमें तो जात पात की कोनो चिंता है नहीं, और आप तो जानते हैं सज्जन के बाबू इस शहर के अध्यक्ष हैं और वही ना सबको राह दिखाएंगे जात पात दहेज से मुक्ति की। और फिर हमें एक सुंदर सुशील बहू चाहिए थी, वो तो नीलम में था ही, चाहे तो इससे पूछ लीजिए। पानी लीजिएगा? नो थैंक्स। ठीक है, हमें जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी हम लोग आपको तकलीफ देंगे। निम्मी का कहना है कि उसकी भाभी बहुत सोशल टाइप की थी, कोई तो ऐसा होगा कि जिसके साथ वो अपने मन की बात करती होगी। खान तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ पता करता हूँ। सर हमने कहा ना हम ज्यादा बात नहीं करते थे। देखिए आपको किसी ने हमारे साथ देख लिया ना तो गजब हो जाएगा। हम जावत है।
इंस्पेक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि मैं भी राधेपुरा का ही रहने वाला था। ये बात जब उसे पता चली तो अक्सर मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आया करती थी। उस दिन जब वो मेरे घर आई थी ना तो बहुत डरी हुई थी। नीलम, चलो पानी पी लो। नीलम, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, वो खाना बनाते बनाते तेल गिर गया था। और उसका हाथ तेल से नहीं जला था? देख के लग रहा था किसी ने उस पर गर्म लोहे के रॉड से दागा है। कहाँ जा रही थी? भाई साहब एक मिनट देखिए, मेरी बात सुनिए। दरअसल क्या है कि इनका हाथ जल गया था और आप लोग घर पर कोई थे नहीं। एक पड़ोसी होने के नाते मैं इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा था। रात के वक्त पड़ोसी होके तुम अस्पताल लेकर जा रहे हो? हम लोग मर गए हैं का? अरे इतना इमरजेंसी था ना तो हमको फोन कर लेते। क्या आपके पास फोन नहीं थे क्या? देखिए आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो रही है। ज्यादा भाईचारा दिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत दिनों से इस मोहल्ले में कुछ हुआ नहीं है, लगता है इसलिए सब लोग अपनी औकात भूल गए। अगर दोबारा हमारी लुगाई के आसपास दिखाई दिए यहीं गाड़ देंगे, भूल जाएंगे कि तुम हमारे पड़ोसी हो। निकल! अरे भगाओ से यहाँ से। चल तू अंदर दिखाई देना इसके, तो फट बढ़िया आग लगा देना। उसके बाद से मैं तो उससे बहुत दूर रहने लगा। हाँ, कभी कभी बात तो होती थी, मगर किसी परेशानी में है ऐसा उसने कभी बताया नहीं। हाँ साहब, बहुत अच्छी औरत थी और साहब हर मंगलवार और शनिवार को आया करती थी। कोई खास बात जो आपने देखी हो? नहीं साहब, हम तो भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं, समय ही कहाँ मिलता है। अभागन थी, इतनी सी उम्र में चली गई, मगर भूषण सिंह के खानदान के लिए वो जादू की छड़ी थी। जादू की छड़ी? और नहीं तो कहा साहब, भूषण सिंह का बेटा तो बचपन से ही बीमार रहता था, और जब से उसकी शादी हुई और वो बाहर से घूम कर आया, उसकी किस्मत ही बदल गई। एकदम बला चंगा हो गया, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा कौन सा बीमारी था उसे? पता नहीं साहब, सूखता जा रहा था, ऐसे लगता था जैसे ज्यादा दिन जिएगा नहीं, लेकिन अब तो वो एकदम मुटिया गया है। धन्यवाद। ऐसी कौन सी बीमारी है जो शादी के बाद तुरंत ठीक हो गई? ऐसा कौन सा खास ट्रीटमेंट मिला उसको शादी में? सर, ये नीलम के ससुराल वाले जरूर कुछ छुपा रहे हैं। और ये शिवा, नीलम का दोस्त, उसकी बातों में कुछ तो सच्चाई जरूर है। सर, शिवा के फोन की डिटेल्स आ गई है, ये रिफाइल। नीलम की हत्या जिस दिन जिस जगह हुई थी, शिवा उसके आसपास भी मौजूद नहीं था। अभी छोड़ रहा हूं, पर इसके आगे तुम्हारा मोबाइल और बैटरी दोनों चार्ज रखना, वरना तुम्हारी बैटरी परमानेंट डाउन कर दूंगा। और हाँ, ये ज्यूरिडिक्शरी छोड़ के कहीं नहीं जाना, समझा? इसका नंबर सर्विलेंस पे डाल दो। खान, वो मंदिर वाली औरत कह रही थी कि सज्जन सिंह की तबीयत शादी के बाद अचानक ठीक हो गई। भूषण सिंह का बेटा तो बचपन से ही बीमार रहता था, और जब से उसकी शादी हुई और वो बाहर से घूम कर आया, उसकी किस्मत ही बदल गई। एकदम बला चंगा हो गया, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। शिवा का ये कहना है कि जो नीलम शादी से पहले ठीक थी, वो शादी के बाद बीमार रहने लगी। बीमार कर दिया था उन लोगों ने नीलम को। अरे तुम इस हालत में हम छोड़ के कैसे जा सकते हो? पंडित जी ने भी कहा था कि ये शादी के लिए ब्लड टेस्ट बहुत जरूरी है। 7 लड़कियों का ब्लड ग्रुप टेस्ट हुआ था, तब जाके ये नीलम फाइनल हुई थी। मामला कुछ गहरा है। खान, तुम एक काम करो, फॉरेंसिक वालों से बात करो और उनको पूछो कि नीलम की ये फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आ रही है। कल शाम तक आ जाएगी। गुड। सर, नीलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई सर। हेलो डॉक्टर, मैं इंस्पेक्टर जोशी बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। नीलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी देखी मैंने। आप ये क्या कह रहे हैं? अरे श्योर? मैंने खुद जांच पड़ताल करके रिपोर्ट लिखी, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो आदमखोर पागल का भी ये काम हो सकता है। नहीं, जो मैंने रिपोर्ट में लिखा है वही सत्य है। शिवा को फोन लगाओ।
जी सर। नीलम को कोई बीमारी थी क्या? नहीं सर, नीलम बिल्कुल ठीक थी, उसको कोई दिक्कत नहीं था सर। वो तो बहुत हंसती खेलती लड़की थी। ऐसा काहे पूछ रहे हैं सर? वो कोई दिक्कत, कोनो प्रॉब्लम? नहीं, कुछ ऐसी कोई बीमारी नहीं थी सर। सज्जन सिंह के फोन रिकॉर्ड्स दोबारा चेक करो। सर। सर, मुजफ्फरपुर के निधि आरोग्य संस्थान का डॉक्टर 3 महीने से लगातार सज्जन सिंह के संपर्क में था। ये देखिए। खान, हमें इस केस की कड़ी मिल गई है। लेट्स गो। ये सज्जन सिंह का 3 महीने का सो कॉल्ड हनीमून, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। इंस्पेक्टर साहब, ये सब नीलम की मर्जी से हुआ है। और देखिए, हमारे पास सब कागज है, रूल रेगुलेशन हम भी जानते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं हुआ है। ये देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी साफ नजर आ रहा है। आप लोग नीलम को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले गए। अब आप लोग ये कहेंगे कि वो बीमार हो गई, उसको अटैक आ गया, इमरजेंसी में उसका ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन क्यों? ऑपरेशन करने के लिए बेहोश करना पड़ता है, पता होगा आपको। अच्छा, तो अब आप डॉक्टर भी बन गए, हमें मेडिकल का ज्ञान दोगे? सुनते हैं खान। सर, पहचाने कि कराएं इंट्रोडक्शन? यही है ना वो डॉक्टर जिन्होंने ऑपरेशन किया था? और ये है नीलम के अंगूठे के निशान। जबकि नीलम पढ़ी लिखी थी, उसकी साइन नहीं ली, अंगूठे का निशान लिया। क्यों? हमने कोई धोखा नहीं दिया इंस्पेक्टर साहब। शादी से पहले उसके बाप से इस बारे में साफ साफ बात हुई। तो बस इतना ये तय हो गया कि तुम्हारी बेटी से हमारे बेटवा की शादी में ना तो हम कोई दहेज लेंगे, ना ही तुम्हारा 1 भी रुपया खर्च होने देंगे। सारा खर्चा हम उठाएंगे, ऊपर से तुमको 20,000 रुपया भी देंगे। लेकिन शादी के बाद तुम्हारी बेटी 1 किडनी अपने पति को दान देगी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारी एक प्रार्थना है आप लोगों से, अगर 20 का 50,000 कर देते तो। नहीं, हम नीलम को कानो कान खबर नहीं होने देंगे, हमारा यकीन कीजिए आप लोग। चला ठीक है। ऑपरेशन के बाद जब वो होश में आई और उसको सच्चाई का पता चला तो उसने आप लोगों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी। लेकिन आप लोगों ने उसे डरा धमका कर चुप कर दिया, उसको मारा पीटा भी। आखिर में उसका पूरा इस्तेमाल करके आप लोगों ने उसका मर्डर प्लान किया। नहीं, ये झूठ है सर। उसकी हत्या हमने नहीं की, मैं तो खुद उसे सब कुछ बता दी थी। आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे किया? हमारा ऑपरेशन करवाए, वो भी हमारी बिना मर्जी की। आप कैसे मेरी जिंदगी के साथ खेल सकते हैं, बताइए। अरे सुर नीचे करके बात कर। जाके अपने बाप से पूछ, उसने सौदा किया था, तेरा सौदा, और जितना तय हुआ था उतना हमने दिया, तब जाके तेरा ब्याह हुआ है, वरना तेरी औकात थी मेरी बहू बनने की। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। हम खुद जाएंगे और पूछेंगे बापूजी से, कैसे कर सकते हो ये सौदा। सुन, अगर गई ना तो दोबारा लौट के बताना, ये 1 वे ट्रैफिक है। हमने कुछ नहीं किया है। आप लोगों ने बेहोशी की हालत में उसे बिना बताए ये कांड किया हुआ है। ये साफ साफ अपराध है। कांस्टेबल, इन्हें हिरासत में ले लो और इनके खिलाफ FIR दर्ज करो। अब सवाल यह है कि नीलम का हत्यारा कौन? ये सब उस ससुरे शिवा नाम के लड़के का कसूर है, उसी ने मारा है उसे। बासित लाल, लेकिन तुम्हारी बेटी ससुराल ये कह के आई थी कि वो तुमसे सवाल पूछने जा रही। सच बताओ,
वरना याददाश्त ताजा करने के बहुत तरीके आते हैं आगे। अब ये बताओ कि वो कब आई थी, क्या हुआ था? दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! कितने में बेचा है तुमने हमको? हाँ, तुम इतना गिर सकते हो, हम कभी सोचे नहीं थे। देखो बिटिया, गरीबी ने हमें वैसे भी मार दिया है और बेटा हम पता लगाए हैं, तुम एक गुर्दा में भी जी सकती हो, पर तुम्हारा जीवन तो सुखी हो गया ना। वो लोग हमसे दहेज नहीं लिए हैं, दहेज के बदले में गुर्दा लिए हैं। शांत हो जा बिटिया, देखो अपनी किस्मत पे लात मत मारो। देखो हम गरीबों को कुछ न कुछ तो बलिदान करना ही पड़ता है ना। तू इंसान नहीं है, शैतान है, शैतान। हाँ। और अगर हम गलत नहीं है ना, तो शैतान से भी बदतर है। माफ कर दो हमका और खुशी खुशी अपने ससुराल जाओ। अरे बिटुआ, राज करोगी राज। हट जा, जा रहे हम पुलिस के पास। तुम्हें तुम्हारे किए का दंड जरूर मिलेगा। अरे बिटिया सुनो तो। उसके बाद वो यहाँ से चली गई क्योंकि उसका यार बाहर इंतजार कर रहा था। उसी ने मारा उसे, उसी ने मारा उसे। मगर तुम्हारा पहला स्टेटमेंट जो तुमने पुलिस को दिया है कि वो यहाँ आई नहीं, और तुम्हारी दूसरी बड़ी गलती यह है कि तुमने पुलिस थाने में झूठी रिपोर्ट लिखवाई कि वो यहाँ आई नहीं और गायब है। अब ये दोनों बातें तुम्हें अंदर करके डंडे से सच उगलवाने के लिए काफी है। सर तलाशी में ये मिला है, इसमें खून के निशान भी है। अब क्या कहोगे तुम? अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अब सच बताओ, वरना तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम्हारी बोलती बंद नहीं हो जाती। बोली, कैसे मरवाया था उसे? किससे भेजा था उसे? बोल। तू इंसान नहीं है, शैतान है, शैतान। हाँ। और अगर हम गलत नहीं है ना, तो शैतान से भी बदतर है। माफ कर दो हमका और खुशी खुशी अपने ससुराल जाओ। अरे बिटुआ, राज करोगी राज। हट जा, जा रहे हूँ पुलिस के पास। तुम्हें तुम्हारे किए का दंड जरूर मिलेगा। अरे बिटिया सुनो तो। मेरी बात तो सुनो बिटिया। अरे क्या करने जा रही है तू? अरे रुक जा, अरे रुक जा बेटा। काहे अपनी और हमारी जिंदगी खराब कर रही है? सुखी रहेगी बेटा, रानी बन के राज करेगी। हमारा कहना नहीं मानेगी। अरे रुक जा। नहीं रुकेंगे हम, तुमको सजा दिलाकर ही रहेंगे। सच कहा था तेरी बेटी ने। तू बाप नहीं है, दलाल है, दलाल। तुम जैसे सारे लोग उस आदमखोर जानवर की तरह हो जो इंसान के शरीर के हिस्से खा रहे हो। अब पीसो जेल में चपकी। फॉर मर्डर, कॉन्स्पिरेसी ऑफ मर्डर और इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट, समझे? इंसान के कर्म ही उसका नसीब तय करते हैं। बसंत लाल की शराब पीने की और दौलत की लत ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसने अपनी ही बेटी की किडनी को दहेज के बदले बेच दिया। उसने ना सिर्फ नीलम की जिंदगी का बल्कि उसकी मौत का भी सौदा किया। शराब और दहेज दो ऐसे दीमक हैं जो हमारे समाज को नष्ट कर देते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि ना तो हम किसी को दहेज लेने दें और ना ही देने दें। बसंत लाल सिंह परिवार और डॉक्टर को आईपीसी की धारा 120 के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए और इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए गिरफ्तार किया गया। साथ ही बसंत लाल पर हत्या के लिए धारा 302 और सिंह परिवार पर दहेज मांगने के लिए धारा 498A भी लगाई गई। ये जरूरी है कि हम ऐसे लोगों से सतर्क रहें जो हालात का बहाना बनाकर जुर्म करते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय।
क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।